तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी स्वर्ड मास्टर बाइली के साथ वेंजिंग हाउस में पहुंचता है। ये सभी लोग वहां पर पहुंचे होते हैं टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले। ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो हमारा स्वर्ड मास्टर बाइली हमारे जुंजी को बताता है दो इवेंट्स के बारे में। एक तो उसे अबिस के बारे में बताता है कि फॉलिंग स्टार अबिस के अंदर कुछ अजीब हुआ है। स्टार सेक्टर वालों ने उस स्पेस को सील कर दिया और किसी को भी वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। कहा जाता है कि वहां पर डॉन फैमिली के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मो फैमिली के डिप्टी लीडर को मार दिया है। कहा यह जा रहा है कि चू ल्यूजियांग ने उसको मार दिया है। ये बात सुनने के बाद हमारा जुंजी काफी हैरान होता है कि ल्यूजियांग ने उसकी जान क्यों ली है। तो उसके बाद ये सभी लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वेंजिंग हाउस के ऊपर काफी सारे फायरवर्क्स दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर जश्न स्टार्ट हो चुका है तो ये लोग कहते हैं बैंक्वेट स्टार्ट होने वाला है क्योंकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चलो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। स्वर्ड मास्टर बाइली हमारे जुंजी से कहता है चलो जल्दी से हम लोग भी अंदर चलते हैं क्योंकि बाकी के सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि 9 स्वर्ड पैलेस वाले भी यहाँ पर होंगे। वहाँ पर जाकर सारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा क्या उन लोगों ने मो फैमिली के डिप्टी लीडर को मारा है या नहीं। तो जब ये लोग अंदर जाते हैं तो जाकर अपनी अपनी चेयर्स के ऊपर बैठ जाते हैं तो उनके सामने गू वेंजियांग आते हैं। तो मास्टर गू उन सभी लोगों से कहते हैं क्या तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो। जबकि हमारा जुंजी सामने की तरफ देखता है 9 फ्रॉस्ट पैलेस वालों की तरफ तो कहता है ये तो सिर्फ दो ही लोग हैं। मतलब यह कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग आए हैं। एल्डर गू उन सभी लोगों से कहते हैं तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग यहाँ पर आए हो। मेरे बुलाने के ऊपर तुम सभी लोग यहाँ पर चले आए। बाद एल्डर गू अपने साथ वाले बंदे से देखते हैं फिर साथ ही सामने की तरफ देखकर ल्यूजियांग से कहते हैं ल्यूजियांग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। ल्यूजियांग से कहते हैं एल्डर गू आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछे, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी। गू से कहते हैं कुछ दिन पहले तुमने डिप्टी हेड को मारा था, मो फैमिली के डिप्टी हेड को, क्या तुमने उनको मारा था। मो फैमिली के डिप्टी लीडर के मरने की वजह से एंशिएंट स्टार सेक्टर ये बहुत ही बड़े अपरोर में है। इस वक्त यहाँ पर केओस मची हुई है और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे पास इस बारे में कोई डिफेंस है, तुम इस बारे में कोई सबूत दे सकते हो कि तुमने उसकी जान नहीं ली। बाकी के सभी लोग भी बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हाँ वो वाकया बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। उसके मरने की वजह से इस वक्त एंशिएंट स्टार सेक्टर में बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। क्या वाकई में इस लड़की ने अकेले डिप्टी लीडर मो को मारा होगा क्योंकि वो तो जिनो जैंग नाम का एक्सपर्ट था। जी कियान हान उनकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने एंशिएंट स्टार सेक्टर की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ल्यूजियांग के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा खांसती है और ल्यूजियांग को इशारा करती है कि इनको जवाब दो। ल्यूजियांग उनसे कहती है हाँ ये सब कुछ मैंने किया है। कहती है जब मैं यहाँ पर वेंजिंग स्टोन के सामने बैठी हुई थी और इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी, जैसे कुछ लोग यहाँ पर आए और मेरी कल्टीवेशन को उन्होंने इंटरप्ट करने की कोशिश की। अब क्योंकि उन लोगों ने मेरे पर पहले अटैक किया और मुझे ऑफेंड किया था, इसी वजह से मुझे अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनके ऊपर अटैक करना पड़ा। मेरी पावर्स उनसे ज्यादा थी और वो मेरी पावर से मारे गए। हमारा जुंजी इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इस घर के बाहर एक बड़ा सा स्टोन रखा हुआ है जिसको वेंजिंग स्टोन कहा जाता है और उसके अंदर से बहुत सारी स्टार एनर्जी निकल रही है। हम लोग उस स्टार एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करेंगे तो उससे हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे भी वहाँ पर उस पत्थर के पास से काफी सारी मिस्टीरियस एनर्जी महसूस हो रही थी। अगर मैं वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करता हूँ तो मेरी एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। एल्डर गू ल्यूजियांग से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जो उन लोगों की अपनी गलती थी, उन्होंने तुम्हारे पर अटैक किया जिसकी वजह से तुमने अपने आप को डिफेंड करते हुए उनकी जान ले ली। तो उसके साथ वाला जो बंदा होता है वो मो फैमिली का एल्डर होता है। वो उसे कहता है चलो ये बात मैं मान लेता हूँ कि मेरे भाई ने तुम्हें ऑफेंड किया था, उसने तुम्हारे साथ वहाँ पर आकर कुछ गलत किया जिसकी वजह से तुमने उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन तुमने उसकी जान क्यों ली। तुम्हारे पास ये कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम किसी की भी जान ले सको क्योंकि तुम यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हो। तुम एक कंपटीटर हो। कंपटीटर्स के लिए रूल बहुत ज्यादा स्पष्ट है कि तुम्हारी जान कोई भी नहीं ले सकता। अगर कोई तुम्हारी जान लेगा तो उसे खुद भी यहाँ पर सजा मिलेगी। मेरा भाई तुम्हें ऑफेंड तो कर सकता था लेकिन वो तुम्हारी जान नहीं ले सकता था क्योंकि उसे रूल्स के बारे में अच्छी तरह से पता था। कि सभी लोग भी ये बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है। फैमिली के एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन लोगों के पास स्पेशल प्रिविलेज है कि कोई भी इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता और कोई भी इनकी जान नहीं ले सकता क्योंकि ये कंपटीटर्स हैं। क्योंकि मैंने जुनजुन की बातें सुनने के बाद सोच रहा था तो अब मुझे पता चला कि इस बैंक्वेट पार्टी का मकसद क्या था। ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ल्यूजियांग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बैंक्वेट पार्टी का और कोई भी मकसद नहीं था। जुनजी कहता है मुझे लगता है कि ल्यूजियांग की पावर्स इन सभी की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। इन सभी को लगता है कि 6 सेक्टर के इस कंपटीशन में ल्यूजियांग इन सभी को हरा सकती है। इसी वजह से बाकी के सभी लोग आपस में मिलकर ल्यूजियांग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो किसी न किसी तरह से इसे कंपटीशन से बाहर निकाल सके। मास्टर गू ल्यूजियांग से कहते हैं तुम यहाँ पर खामोश क्यों हो, तुम आगे से कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, क्या तुम्हें कोई सफाई नहीं दे रही। तो ल्यूजियांग उनसे कहती है वो तो मर चुका है, यहाँ पर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। पर सुनने के बाद एल्डर मो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं बड़ी सी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं मेरा नाम मो टियानली है और मैं इस वक्त मो फैमिली का नया पैट्रियार्च हूँ। मुझे अपनी फैमिली का यानी कि तुमने मेरे भाई की जान ली है तो मैं तुम्हें अब जहाँ पर अपनी मो फैमिली में वापस पकड़ कर लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारा ट्रायल होगा और वहाँ पर तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने मेरे फैमिली मेंबर की जान ली है। तो ल्यूजियांग भी तलवार निकाल लेती है और कहती है अब जबकि तुम भी यहाँ पर मुझे ऑफेंड कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी मरना होगा। तो मो टियानली भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वहाँ पर एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा वुल्फ रिलीज करते हैं जो कि उनकी मास्टर स्पिरिट होती है। तो मास्टर स्पिरिट भागती हुई आगे बढ़ती है ल्यूजियांग के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ल्यूजियांग अपनी तलवार के साथ वहाँ पर एक स्ट्राइक लगाती है। स्ट्राइक भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान हो रही
होती है और कहते हैं इन लोगों की पावर्स तो बहुत ज्यादा है। 9 फ्लोर साइज पैलेस वालों ने जहाँ पर सिर्फ 2 लोगों को भेजा है, बाकी ये सभी लोग यहाँ पर इनकी पावर्स को टेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को भेजा। इसका मतलब यह है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्पेशल होंगे। जो लियू जियांग है इसने यहाँ पर जिनो जैंग लेवल के मास्टर्स को भी उससे फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया, जहाँ तक कि मास्टर टियानली भी जिनो जैंग नाम के एक एक्सपर्ट है। कियान हान वहाँ पर बड़ी चुपचाप बैठी होती है और हल्का सा मुस्कुरा रही होती है, जबकि हमारा जुंजी उसकी तरफ देखकर सोच रहा था क्या मेरी लियू जियांग ठीक रहेगी क्योंकि वो एक जिनो जैंग नाम के एक्सपर्ट से फाइट कर रही है। जब मो टियानली वहाँ से बाहर चले जाते हैं, जबकि हमारी लियू जियांग भी उसके पीछे पीछे वहाँ से बाहर चली जाती है। वो दोनों फाइट करने के लिए बाहर जाते हैं तो हमारा जुंजी कहता है मैं भी वहाँ पर देखने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से वहाँ से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बड़ा सा वुल्फ होता है, बड़े से वुल्फ के ऊपर आइस क्रिस्टल्स गिर रही होती हैं। लियू जियांग उसे कहती है मैंने तो अभी तक अपनी तलवार को यूज भी नहीं किया, अगर मैं अपनी तलवार को यूज करूंगी तो क्या तुम मेरी पावर को विथस्टैंड कर पाओगे? चलो ये देखते हैं। आदमी अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ से मो टियानली भी काफी गुस्सा हो रही होती है और कहते हैं तो कैसे हो सकता है, ये लड़की मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, मैं इससे काफी ज्यादा कल्टीवेशन में आगे हूँ। तो फिर से अपने हाथों को सामने की तरफ से अपने पास से फायर रिलीज करते हैं और हमारे लियू जियांग के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि हमारी लियू जियांग फिर से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने सामने आइस की बॉल बना लेती है, अटैक को ब्लॉक कर लेती है। मास्टर टियानली बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसकी आइस एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है, जबकि वो अपनी आइस एनर्जी के साथ उसके ऊपर बार-बार अटैक कर रही होती है और लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। जुंजी ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। बाइली उसे कहता है आइस पैलेस वाले तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मैंने तो इस बारे में इमेजिन भी नहीं किया था। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद पीछे मुड़ता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो उसे कहता है क्या तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा? तुम सिर्फ यहाँ पर अकेले मैच देखने के लिए नहीं आए बल्कि बाकी के सभी लोग भी यहीं पर हैं। तो वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो मास्टर बाइली हमारे जुंजी से कहता है ये सभी लोग भी यहाँ पर लियू जियांग की पावर्स को देखने के लिए आए हैं कि लियू जियांग आखिर कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जंग मास्टर लिन कहता है ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी अमेजिंग स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ पर इसको देख रहा हूँ कि ये तो मो टियानली के सामने किस तरह सीना तान कर खड़ी है कि ये इसका सामना कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जिनो जैंग राम के 3rd लेवल पर तो होगी ही। उसके साथ वाला जंग मास्टर से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़की को हराने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। हमारा जुंजी वहाँ पर सोच रहा था अभी तो इस लड़की ने अपनी फुल पावर को यूज भी नहीं किया, लियू जियांग अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रही। उसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट सीन फाइट का दिखाया जाता है तो लियू जियांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर मास्टर टियानवी को फ्रीज कर देती है। टियानवी की पूरी बॉडी वहाँ पर एक बड़े से आइस क्रिस्टल में जम जाती है। मास्टर टियानवी भी चिल्लाकर कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है। मास्टर बाइली कहता है मास्टर मो टियानवी वहाँ पर अपने अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाए, उनके पास जो फायर थी वो इसकी आइस एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर सकी। मुझे भी लगता है कि ये लड़की लियू जियांग ये भी जिनो जैंग राम की एक्सपर्ट है। तो हमारा जुंजी से कहता है लेकिन उसकी पावर्स अभी तक फुली डेवलप नहीं हुई क्योंकि वो इतनी ज्यादा फुल पावर्स को रिलीज नहीं कर रही। इसी के साथ ही वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं। साइड के ऊपर वो देखते हैं तो वहाँ पर मास्टर गू आ जाते हैं। मास्टर गू अपने एक्सपर्ट के साथ वहाँ पर आते हैं। तो मास्टर गू के साथ जो एल्डर्स होते हैं वो लोग कहते हैं ये क्या मो टियानवी यहाँ पर एक छोटी सी लड़की से प्रेशर में आ गया, वो यहाँ पर उसे दब रहा है, उसने उसको आइस क्रिस्टल में जमा दिया। ये तो बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। हमारी मो फैमिली को इस तरह का पैट्रियाज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमारी मो फैमिली इस तरह का पैट्रियाज नहीं रख सकती। ये बातें सुनने के बाद मास्टर मो टियानवी भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो अपनी बच्ची कुची पावर्स को रिलीज करते हैं तो उनके ऊपर जो बड़ा सा आइस क्रिस्टल होता है वो टूट जाता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तो लियू जियांग से कहती है लगता है कि तुम्हें और ज्यादा चाहिए, अगर तुम और ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हो तो मरोगे। तो दोनों जब वहाँ पर दोबारा से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर मास्टर गू अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उन दोनों से कहते हैं बस करो, लोगों को यहाँ पर फाइट टू डेथ करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को एक दूसरे से फाइट करके मरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दोनों यहाँ पर किसी एक को मार देते हो, फाइट करके किसी एक की जान ले लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग एंशिएंट स्टार सिटी से सेफली बाहर निकल पाओगे। कियान हान भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी लिटिल सिस्टर से कहती है लिटिल सिस्टर चलो जल्दी से वापस आ जाओ। तो उसकी सिस्टर बात सुनने के बाद उसके पास वापस आ जाती है। ऐसी वो वापस जा रही होती है। उसी वक्त एल्डर गू वहाँ पर खड़े खड़े कहते हैं मुझे लगता है कि इस लड़की की पावर्स में कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होगा। इन पर खड़ी खड़ी अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कि सीधी उसके ब्रेन के अंदर चली जाती है। मास्टर गू उसके दिमाग के अंदर जाकर देख सके क्या है इस लड़की के दिमाग के अंदर क्या है। जुंजी भी देखकर काफी हैरान होता है और कहता है ये गू फेंगजिंग यहाँ पर उसके दिमाग के अंदर घुसकर जानना चाहता है कि उसके दिमाग के अंदर क्या सीक्रेट्स हैं। वाकई में बहुत बड़ा बेशर्म इंसान है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। लियू जियांग को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मास्टर गू उसके दिमाग के अंदर घुसकर उसके सीक्रेट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो फिर से वहाँ पर बेकाबू हो जाती है और अपनी पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट करती है। वो वहाँ पर चिल्लाकर कहती है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम मेरे दिमाग से बाहर निकलो। जुंजी कहता है ये क्या, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लियू जियांग का गोल्ड होना तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। लगता है कि मास्टर गू के उसके दिमाग के अंदर घुसने की वजह से उसने अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो दिया है, अपनी पावर्स को अनकंट्रोल रिलीज कर रही होती है, जिसकी वजह से कियान हान भागती हुई उसके पास आती है और कहती है लिटिल सिस्टर प्लीज शांत हो जाओ। साथ ही वो सोच रही होती है बेवकूफ लड़की यहाँ पर इन सभी के सामने अपना कंट्रोल नहीं खो सकती। ये भी बेवकूफ लोग हैं जिन लोगों ने इसको यहाँ पर मजबूर किया अपना कंट्रोल खोने पर। लियू जियांग वहाँ पर फिर से एक जोरदार चीख मारती है तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त कोल्ड हो रहा निकल रहा था। हमारा जुंजी कहता है मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरी लियू जियांग तो अनकंट्रोल हो चुकी है, अनकंट्रोल हो गई तो ये सभी एल्डर्स मिलकर इसके ऊपर अटैक करके इसको मार डालेंगे। लियू जियांग जब अपना कंट्रोल खो देती है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है तो वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो बेचारे वहाँ पर बर्फ में जम रहे होते हैं। बहुत सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से निकलो वरना हम सभी लोग यहाँ पर जमकर मर जाएंगे। मास्टर गू अपने साथियों से कहते हैं ये लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, चलो जल्दी से मिलकर आगे बढ़ो। और सभी लोग मिलकर इस लड़की को सप्रेस
सप्रेस करने की कोशिश करो ताकि हम सभी लोग इस मिलकर इस लड़की को हरा सके। सभी एल्डर्स अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए लियू जियांग के ऊपर एनर्जी से अटैक करते हैं और कहते हैं इस लड़की के ऊपर बिल्कुल भी तरस खाने की जरूरत नहीं है, वरना यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जाएंगे। अपनी एनर्जी का लियू जियांग के ऊपर अटैक करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो सभी एल्डर्स अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लियू जियांग की पावर्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि लियू जियांग अनकंट्रोल हो जाती है, उसकी पावर्स रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से और जो बच्ची होती है वो भागना शुरू कर देती है, क्योंकि वो सभी लोग बर्फ में जमना शुरू कर देते हैं। कियानान भी जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और उनसे कहती है तुम सभी लोग ऐसा मत करो, तुम लोग उसे पुश कर रहे हो, अगर तुमने उसे ज्यादा पुश किया तो वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करेगी। कियानान भी वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि गू फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं वो वहाँ पर सभी लोग आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो लियू जियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम सभी लोग मेरे रास्ते से दूर हटो। मास्टर लिन की तरफ दिखाते हैं जो कि पीछे की तरफ हट रहा था और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम में से कोई भी इसको सप्रेस नहीं कर पा रहा। हालांकि यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, सभी लोग मिलकर इसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जियांग अपने हाथ को सामने की तरफ करती है और कहती है तुम सभी लोगों को यहाँ पर मरना होगा। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी लोगों को मारने वाली होती है। माया जुंजी बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता और कहता है ये सब कुछ तो बहुत ही आगे निकल रहा है, मुझे जल्दी से जाकर इसको रोकना होगा। तो वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को सामने करते हुए लियू जियांग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो माया जुंजी जब वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो मास्टर गू कहते हैं ये दो पावर तो बहुत ज्यादा है, उस लड़की की पावर इतनी ज्यादा है कि जहाँ तक कि वेंजिंग स्टोन के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। वो वहाँ पर अपनी पावर्स को और ज्यादा रिलीज करती है तो उसकी एनर्जी के साथ काफी सारे फ्लैशेस निकलती है, जिसकी वजह से वेंजिंग स्टोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वेंजिंग वहाँ पर टूट जाता है। वेंजिंग स्टोन के टूटने की वजह से ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। शुंजी कहता है जी क्या वेंजिंग स्टोन तो टूट चुका है, लियू जियांग की वजह से वेंजिंग स्टोन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। शुंजी भागता हुआ आगे बढ़ता है, लियू जियांग के पास जाता है। शुंजी भागता हुआ उसके पास जाता है, उसे वहाँ पर सामने घर दिखाई देता है, वो एक इल्यूजन में चला जाता है। माया शुंजी कहता है जी क्या इस वेंजिंग स्टोन के टूटने के बाद मुझे एक इल्यूजन क्यों दिखाई दे रही है, इस वेंजिंग ब्रोकन स्टोन के टूटने की वजह से मुझे ये इल्यूजन दिखाई दे रही है। तो वो कहता है लियू जियांग कहाँ पर चली गई। वो अंदर चला जाता है उस इल्यूजन के अंदर। जब वो इल्यूजन के अंदर जाता है तो घर की छत के ऊपर एक लड़की खड़ी होती है। शुंजी कहता है क्या ये लियू जियांग है। वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक और बंदा दिखाई देता है। तो वो उस लड़की से कहता है लियू क्यों तुम अभी तक गई क्यों नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है तुम मेरा इंतजार कर रही थी। माया शुंजी कहता है ये क्या इस लड़की का नाम तो लू क्यों है, मुझे लगा कि इसका नाम लियू जियांग होगा, मतलब यह कि मेरी लियू जियांग नहीं है, लेकिन उसके साथ वाले बंदे कौन है। लू क्यों उस बंदे से कहती है तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाना चाहती, मैं इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे ये बताओ तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे। सामने जो लड़का खड़ा था वो उससे कहता है शुरुआत से ये सब कुछ फेक था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सब कुछ गलत था, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा सेक्टर काफी बड़ा महान सेक्टर है, इसी वजह से मैं तुम्हारे करीब था ताकि मैं तुम्हारे नाम का फायदा उठा सकूं, तुम्हारे सेक्टर से फायदा उठा सकूं, इसी वजह से मैं तुम्हारे करीब था। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे जैसी एक स्टार लॉर्ड ये इतनी ज्यादा इनोसेंट हो सकती है जिसको इतनी आसानी से फंसाया जा सकता है। मैंने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया और तुम वाकई मेरी बातों में फंस गई। वहाँ लिंजुई कहता है मुझे लगता है कि ये इस वेंजिंग स्टोन की एक हिडन पार्ट है जहाँ पर इस इल्यूजन का दिखाया जा रहा है जो कि इसने रिकॉर्ड की होगी। मुझे लगता है कि ये औरत एक इमॉर्टल स्टार गार्ड है, लेकिन ये सब कुछ इल्यूजन मुझे क्यों दिखाई दे रही है, क्या इन सब का ताल्लुक एंशिएंट स्टार सेक्टर वालों के साथ है। माया शुंजी कहता है लेकिन मुझे इस औरत की बॉडी के अंदर से एक फैमिलियर ऑरा क्यों महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर ये सब कुछ क्यों महसूस हो रहा है। तो वो लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लियू क्यों अपनी पावर्स को रिलीज करती है, गुस्से के साथ अपनी पावर्स को जब रिलीज करती है उसके सामने वाला लड़का उसे कहता है तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा जालिम बनती जा रही हो। लियू क्यों तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। शुंजी भी इसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है इसका नाम शुई लू क्यों है, इसका मतलब यह है कि कहीं इसका ताल्लुक शुई लियू जियांग के साथ तो नहीं है, ये भी शुई क्लैन की एक मेंबर तो नहीं थी। इसी के साथ ही माया शुंजी को फिर से वहाँ पर लियू जियांग दिखाई देती है। वो कहता है ये तो लियू जियांग है और ये मेरे सामने खड़ी है। तू क्यों अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरा फायदा उठाया तो इसका मतलब यह है कि मुझे तुम्हारे पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। उसके सामने वाला लड़का उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे हारने वाला हूँ, मैं तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। अपने वेपन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगा है। दूसरी तरफ से लू क्यों अपने पास से रिइंकार्नेशन स्टोन निकालती है और कहती है अगर यहाँ पर मैं तुम्हारे हाथों से मर भी जाती हूँ और मैं यहाँ पर एशेज में चेंज हो जाती हूँ तभी मैं यहाँ पर तुम्हें रिइंकार्नेशन में डाल दूंगी ताकि तुम इस स्टोन के अंदर चले जाओ। वो स्टोन को उसी तरफ फेंक देती है, जैसे वो स्टोन उसी तरफ आगे बढ़ता है उसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। माया लिंजुई कहता है जुंजी कहता है ये क्या मैं यहाँ पर क्या कर रहा था और ये इल्यूजन कहाँ पर चली गई। मैंने यहाँ पर रिइंकार्नेशन स्टोन को देखा। हमारा जुंजी वहाँ पर उस इल्यूजन के अंदर से बाहर निकलता है तो उसके पास ग्रैंड मास्टर खड़े होते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, ये वेंजिंग ब्रोकन स्टोन टूटा कैसे, तुम लोगों ने इसको तोड़ दिया। जी कियानान आगे बढ़ती है और ग्रैंड मास्टर से कहती है ये सब कुछ मेरी लिटिल सिस्टर की वजह से हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, उसकी पावर्स के ज्यादा रिलीज होने की वजह से वेंजिंग स्टोन टूट गया। जबकि हमारा जुंजी लियू जियांग की तरफ देख रहा था और कहता है इसे देखकर तो लगता है कि ये काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ रिइंकार्नेशन स्टोन की वजह से हुआ है। रिइंकार्नेशन स्टोन ने इसकी पावर्स को स्टेबल कर दिया, अब ये दोबारा से नॉर्मल हो गई है। अभी मुझे यहाँ पर जो इल्यूजन्स दिखाई दी गई वो इल्यूजन्स यहाँ पर क्यों दिखाई दी गई थी, इस रिइंकार्नेशन स्टोन का शुई लियू के साथ क्या ताल्लुक है और शुई लू क्यू है कौन। सब कुछ खत्म होने के बाद जी कियानान काफी गुस्सा आती है एल्डर गू से
कहती है मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने इस बैंक्वेट पार्टी का बंदोबस्त क्यों किया था ताकि तुम हमारे 9th फ्लोर पैलेस से निमट सको। मैं 6th सेक्टर कंपटीशन से बाहर निकालना चाहते हो, इसी वजह से तुमने ये सब कुछ किया है। इस 9th फ्लोर पैलेस इस बात को कभी भी नहीं भूलने वाला। एल्डर गू उन लोगों से कहते हैं तुम्हारे शुई ल्यूक जियांग ने यहाँ पर हमारे वेंजिंग ब्रोकन स्टोन को भी तोड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें माफ कर देता हूँ क्योंकि तुम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जी कियान उनसे कहती है क्या लगता है कि तुम एक बहुत ही महान इंसान हो जो यहाँ पर हमारे पर तरस खा रहे हो। मेरी बात को याद रखना, एक बार कंपटीशन स्टार्ट होने दो, उसके बाद हम लोग फर्स्ट रैंक को हासिल करेंगे। बाद हमारा 9th फ्लोर पैलेस जहाँ पर तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और तुम्हारे पर हमारे ऑर्डर चलेंगे। अपनी लिटिल सिस्टर से कहती चलो यहाँ से चलते हैं, और वो दोनों बड़ी स्पीड से वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ चले जाने के बाद मास्टर गू आगे बढ़ते हैं, ग्रैंड मास्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं लगता है कि हम सभी लोगों को मिलकर 9th फ्लोर पैलेस वालों को रास्ते से हटाना चाहिए, क्योंकि 6th ग्रेड कंपटीशन में अगर उन लोगों को हिस्सा लेने दिया गया तो वो लोग यहाँ पर फर्स्ट रैंक को लाजमी हासिल कर लेंगे। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं ये बात तो तुम्हारी वाकई में ठीक है कि ल्यू जियांग की पावर्स काफी ज्यादा है। हम उसको अभी भी इमेजिन नहीं कर सकते कि उसकी पावर्स कितनी ज्यादा होंगी, क्योंकि अभी तक उसने अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया। हमारे पास कोई प्लान है उस लड़की को इस गेम से बाहर निकालने का। 7 स्टार फैमिली का जो पैट्रियार्च होता है वो उनसे कहता है मुझे लगता है कि उस लड़की की बॉडी के अंदर से जो कोल्ड ऑरा निकलता है वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल है। उसकी पावर्स ज्यादा होने की वजह से वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, वजह से हम लोग उस लड़की को आसानी से हरा सकते हैं। शुंजी दूर खड़ा सभी की बातें सुन रहा था। हमारे शुंजी कहता है ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर फ्रोज पैलेस वालों को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सभी लोगों ने यहाँ पर हाथ मिला लिया है। 9th फ्लोर पैलेस वालों ने ल्यू जियांग को यहाँ पर भेजा क्योंकि उसकी पावर्स अनप्रेडिक्टेबल है, वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती है, फर्स्ट रैंकिंग को हासिल कर सकती है, लेकिन वाकई में वो एक बहुत बड़ी वीकनेस भी है। अगर उसकी पावर्स अनकंट्रोल हो जाती है तो उसको हराना आसान हो जाता है। एल्डर गू सभी लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर रैंक 1 को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ल्यू जियांग यहाँ पर इस कंपटीशन में रहेगी। हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। सभी लोग अगर आपस में हाथ मिला लेते हैं तो ल्यू जियांग को हरा पाएंगे। फिर साथ ही वो सभी लोग हमारे जुंजी की तरफ घूर कर देखते हैं। जुंजी कहता है ये सभी लोग मुझे क्यों घूर घूर कर देख रहे हैं, मैंने इनके साथ क्या किया है। मास्टर सभी लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को हमारे जुंजी के साथ जो भी पर्सनल इश्यूज है उन सभी को भूल जाना चाहिए। हमें यहाँ पर मिलकर इस मसले को हल करना चाहिए कि ल्यू जियांग को कैसे हराना है। ग्रैंड मास्टर एंशिएंट स्टार सेक्टर वालों से कहते हैं जबकि हम सभी लोग आपस में हाथ मिला चुके हैं और सभी लोग मिलकर यहाँ पर ल्यू जियांग को रास्ते से हटाने वाले हैं, चाहता हूँ कि इसके बदले में मुझे एंशिएंट स्टार सेक्टर का सीक्रेट दिया जाए। बताओ तुम्हें कैसा लगा। इस साथ मास्टर मो खड़े होते हैं। मास्टर मो से कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर हमारा साथ देने को तैयार हो तो फिर ठीक है, हम लोग भी तुम्हें एंशिएंट स्टार सेक्टर का सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर जरूर करेंगे। एल्डर गो लोगों से कहते हैं अगर हम लोग तुम्हें सच्ची बताएं तो हमें एंशिएंट स्टार सेक्टर के सीक्रेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें बस इतना पता है कि एंशिएंट स्टार सेक्टर के जितने भी सीक्रेट्स थे वो सारे इस बड़े से वेंजिंग स्टोन के अंदर थे। जीवन की बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, कहता है तो इसका मतलब यह है कि एंशिएंट सेक्टर के जितने भी सीक्रेट्स थे वो सारे वेंजिंग ब्रोकन स्टोन के अंदर थे, जो कि अब टूट चुका है। ये सभी लोग वहाँ से फिर वापस चले आते हैं क्योंकि उसके बाद अगले दिन कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो ये सभी लोग वहाँ से आने के बाद एल्डर गू अपने बेटे से कहते हैं क्या तुम्हें कल के प्लान के बारे में याद है कि कल तुम्हें क्या करना है। तो उनका बेटा उनसे कहता है जी डैड मुझे अच्छी तरह से याद है, उस ल्यू जियांग से मैं खुद ही निपट लूंगा। वो ल्यू जियांग मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। मुझे पता है कि उस लड़की से बदला लेना है, उसने हमारे वेंजिंग स्टोन को तोड़ा है। मास्टर गू से कहते हैं मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में अच्छी तरह से पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम उस लड़की को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनका बेटा उनसे कहता है जी फादर मैं अच्छी तरह से समझ गया, मैं आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। किसी ने अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा जुंजी वहाँ पर पहुंच जाता है उस जगह के ऊपर जहाँ पर इनका कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। जुंजी और स्वर्ण मास्टर बाइली भी उसके साथ होता है। स्वर्ण मास्टर बाइली कहता है लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। हमारा जुंजी से कहता है सभी लोग यहाँ पर आ तो चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग तो हमारी तरफ ही घूर कर देख रहे हैं, जैसे कि ये सभी लोग मुझे यहाँ पर से निपटाना चाहते हैं। मास्टर बाइली से कहता है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन स्टार्ट होने के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जबकि यंग मास्टर लिन वहीं पर साइड के ऊपर खड़ा होता है। वो हंसते हुए बाइली से कहता है स्वर्ण मास्टर बाइली लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुमने हमारी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया, तुमने हमारे 12 एल्डर्स की जान ली है। मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें मारने वाला हूँ। यंग मास्टर लिन के साथ जो लड़की होती है वो उसे कहती है यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, फिलहाल के लिए हमें बाइली को छोड़ना होगा क्योंकि हम सभी लोग आपस में हाथ मिलाए हुए हैं। सभी को मिलकर सबसे पहले 9th फ्लोर पैलेस की ल्यू जियांग को हराना होगा, उसके बाद हम सभी लोग बाइली से निपटेंगे। यंग मास्टर लिन जल्दी से साइड के ऊपर देखता है जहाँ पर जी कियान हान और उसके साथ ल्यू जियांग खड़ी होती है, वो दोनों वहीं पर होते हैं। फिर उसके बाद वो एंशिएंट स्टार सेक्टर के यंग मास्टर गू की तरफ देखता है और कहता है मैं यहाँ पर डरने की क्या जरूरत है, जरा देखो तो सही। यंग मास्टर गू और ल्यूसी वो दोनों भी यहाँ पर इसी मकसद के लिए है, वो लोग भी यहाँ पर हमारा साथ देंगे यहाँ को हराने में। और मास्टर बाइली हमारे जुंजी को बताता है कि ये दोनों कौन है। वो उसे कहता है ये दोनों ही 7 स्टार वैली से यहाँ पर आए हैं। लड़की का नाम सू मूजाओ है जबकि लड़के का नाम सू जिन गान है। जुंजी से कहता है हाँ मुझे इनके बारे में पता है। फिर साथ ही हमारा जुंजी कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में दोनों ही मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, मैं मात्र विल्डरनेस की तरफ गया था, वहाँ पर ये लोग मेरे दोस्त बन गए थे। जुंजी कहता है मेरी प्रीवियस लाइफ में ये लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन इस बार ये मेरे ओपोनेंट्स बने हुए हैं, पता नहीं ये लोग मेरे साथ इस बार कैसा बिहेव करेंगे। वहाँ पर एल्डर गू वहाँ पर पहुंचते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं लगता है कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं, चलो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इस कंपटीशन के रूल्स क्या होने वाले हैं। एल्डर गू उन बच्चों से कहते हैं कि यहाँ पर इस कंपटीशन के
2 लेवल होंगे। इसका जो पहला लेवल होने वाला है वो इसका क्वालिफाइंग राउंड होगा। तुम्हें वहाँ पर भेजा जाएगा। जब तुम लोग वहाँ पर जाओगे सीक्रेट राउंड के अंदर, वहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए तुम रहने वाले हो। पूरे 1 महीने में तुम्हें वहाँ पर सीक्रेट समिट तक पहुँचना होगा। सीक्रेट राउंड के अंदर एक जगह है जहाँ पर तुम्हें पहुँचना है। जब तुम उस सेंट्रल समिट तक पहुँच जाओगे, वहाँ पर तुम क्वालिफाई कर जाओगे सेकंड राउंड के लिए। तुम्हें सेकंड राउंड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। साथ ही वो अपने पास से टोकन निकालते हैं। वो सारे के बच्चों को एक एक टोकन दे देते हैं और कहते हैं इनको एंशिएंट स्टार टोकन कहा जाता है। ये सारे के सारे एंशिएंट स्टार टोकन है जो कि वहाँ पर बीस्ट को मारने पर उनकी मॉर्टल एनर्जी को इस टोकन के अंदर तुम लोग ट्रैप कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। जितनी ज्यादा तुम लोग एनर्जी को इकट्ठा करोगे, जितनी ज्यादा मॉर्टल एनर्जी तुम लोग इकट्ठी करोगे, इसके अंदर से उतनी ज्यादा रोशनी निकलेगी। तो मतलब यह है कि जितनी ज्यादा तुम्हारी एनर्जी बीम बड़ी होगी, उतनी ज्यादा दूर से तुम्हें देखा जा सकता है। कोई भी दूर से तुम्हें देख सकता है कि वहाँ पर कोई है जिसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है। यंग मास्टर उनसे कहता है अगर हमारे पास से एनर्जी निकल रही होगी तो इसका मतलब तो यह है कि दूसरे ओपोनेंट्स हमें बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई तो है। मतलब यह कि हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 192 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर इसका फंक्शन क्या है और इसके अंदर से एनर्जी निकलेगी वो दूसरे तो देख सकते हैं, फिर इससे कंपटीशन में इन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर गून सभी बच्चों को रूल्स के बारे में बता रहे होते हैं कि इस कंपटीशन के रूल्स क्या होने वाले हैं। वो उन्हें बताते हैं कि ये पूरे 1 महीने के लिए रहेगा और इसके 2 स्टेप्स होने वाले हैं। पहले स्टेप में तुम्हें सेंटर पिरामिड तक पहुंचना होगा। तुम सेंटर तक पहुंच जाते हो तभी तुम सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। ऊपर जाने के बाद तुम्हें बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी को भी इकट्ठा करना होगा और साथ ही वो काफी सारे टोकन देते हैं, यानी कि सभी को एक एक टोकन देते हैं और कहते हैं टोकन के अंदर तुम लोग किसी भी बीस्ट को मारकर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रैप कर सकते हो, जिससे तुम्हारे पास से काफी सारी रोशनी निकलेगी। वो स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरों को भी दिखाई देगी। यंग मास्टर उनसे कहता है अगर ये दूसरों को दिखाई देगी तो ये तो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज की बात है, क्योंकि वो दूर से हमें पहचान लेगा, यानी कि दूर से हमें देख लेगा और हमारे पर अटैक करने के लिए हमारे पास आ जाएगा। उसके पास कितनी ज्यादा एनर्जी है, ये तो खतरनाक हो सकता है। तो एल्डर गून लोगों से कहते हैं हाँ तुम्हारी ये बात तो वाकई में सच है कि इससे तुम्हें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलने वाला है। बाकी के सभी को तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन इसका एक और फंक्शन भी है। वहाँ पर जाने के बाद जितनी ज्यादा तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करोगे, जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी तुम इकट्ठी करोगी, वहाँ से सीक्रेट राउंड से बाहर निकलने के बाद इस सीक्रेट एनर्जी को देखा जाएगा, इसको मापा जाएगा। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी रैंकिंग्स दी जाएंगी। स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी करनी होगी। वही यंग मास्टर कहता है तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा चांस मिल रहा है कि हम लोग बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करें और सीक्रेट राउंड को छोड़ने के बाद हमें इससे रैंकिंग मिलेगी। लेकिन इसका एक और ड्रॉबैक ये भी है कि जितनी ज्यादा एनर्जी को हम लोग इकट्ठा करेंगे, एनर्जी दूसरे कंपटीटर्स भी देख सकते हैं और वो आकर हमारे पास इस एनर्जी को छीन भी सकते हैं। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मुझे तो अभी तक बस इतनी समझ आई है कि अगर आप वहाँ पर चाहे कितनी ही एनर्जी को क्यों ना इकट्ठा कर ले, आप कितनी ही स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों ना गैदर कर ले, लेकिन अगर आप सेंट्रल समिट तक नहीं पहुंच पाते तो इसका मतलब यह है कि वो सारी बेकार है कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। इसी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी को इकट्ठा करना होगा, लेकिन हमें सेंट्रल समिट तक लाजमी पहुंचना होगा। तो एल्डर गून बच्चों से कहते हैं जाओ कि तुम सभी लोगों को रूल्स के बारे में पता चल चुका है, चलो फिर ठीक है तुम्हारा स्टार्ट होता है, चलो जल्दी से निकलो। सभी लोग उड़ते हुए ऊपर आसमान की तरफ चले जाते हैं। वो लोग एक स्पेशल लोकेशन के ऊपर गए हैं जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होने वाला है। लोग उस जगह के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। आसमान के ऊपर से पोर्टल ओपन हो रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि हमारे सामने एंशिएंट स्टार सीक्रेट राम है, जिस सीक्रेट राम के बारे में बताया जा रहा था। साथ ही वहाँ पर एल्डर गू और बाकी के सभी एल्डर्स आ जाते हैं। वो सभी लोग वहाँ पर आने के बाद अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और सरे फॉर्मेशन को ओपन करने लगे हैं ताकि उसका दरवाजा ओपन हो और सभी लोग पोर्टल से दूसरी तरफ जा सकें। सरे फॉर्मेशन के अंदर से एक डोर अपीयर होता है तो ग्रैंड मास्टर भी यहीं पर होते हैं। ग्रैंड मास्टर फैन वूजी अपने दोनों डिसाइपल से कहते हैं चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम लोगों को यहाँ पर रैंकिंग्स हासिल करनी है। एल्डर गू दरवाजे के पास खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं पोर्टल ओपन हो चुका है, तुम सभी लोग अब जा सकते हो। वो सभी लोग बड़ी स्पीड से उड़ते हुए पोर्टल से अंदर चले जाते हैं। वो सभी लोग सीक्रेट राम में चले जाते हैं। सुनिए सीक्रेट राम में जाने के बाद देखकर काफी हैरान होता है और कहता है यहाँ का इंटीरियर तो काफी ज्यादा कमाल का है, ये वाला सीन तो बहुत ज्यादा मजे का है। मुझे नहीं लगा था कि एशिया स्टार सेक्टर की सीक्रेट राम इस तरह की होगी, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और वो सामने उन्हें एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा होता है जो कि सेंट्रल समिट होता है। उस सेंट्रल पहाड़ के ऊपर पहुंचने पर ये लोग सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। जुंजी कहता है एशिया स्टार सेक्टर पिछले कई हजार साल से बर्बाद हो चुका है, उसके पास इतनी पावर नहीं बची। लगता है कि उसकी ये सीक्रेट राम ये अभी भी यहाँ पर है, ये डेसिपेट नहीं हुई। जुंजी कहता है अपनी पास्ट लाइफ में मैं यहाँ पर सीक्रेट राम में आना चाहता था लेकिन मैं आ नहीं पाया, काश मैं पिछली लाइफ में यहाँ पर आ पाता तो मेरी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ जाती। जुंजी कहता है हालांकि ये सीक्रेट राम एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो यहाँ पर मुझे जितनी भी रूइंस मिलेंगी, जितने भी टेम्पल्स मिलेंगे, मैं उन सभी में चाहूंगा और उन जगह को एक्सप्लोर करूंगा ताकि मुझे वहाँ पर से रेलिक्स मिल सके। इसी के साथ ही हमारे शुंजी को साइड के ऊपर से एक बड़े से बीस्ट के रोर की आवाज आती है तो एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जंप करते हुए हमारे शुंजी पर अटैक करता है। शुंजी के पास उसका जो टैबलेट होता है वो चमक रहा होता है। शुंजी कहता है लगता है कि ये व्हाइट टोकन इसको देखकर रेजोनेट कर, इसका मतलब यह है कि जो व्हाइट टाइगर है, व्हाइट टाइगर एनर्जी से बना हुआ है। अगर मैंने
मैंने इसको मार दिया तो ये सारा स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी बीस्ट हैं उन सभी को मारकर हम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर सकते हैं। अर्जुन अपने पास से तलवार निकालता और कहता है मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी खुद ही मेरे पास चली आएगी। मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को ढूंढना पड़ेगा। तो अर्जुन जी अपनी तलवार निकालकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है, व्हाइट टाइगर को मार देता है। व्हाइट टाइगर के मरने के बाद उसकी पूरी की पूरी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और अर्जुन जी की रिंग के अंदर चली जाती है, सॉरी रिंग नहीं बैच के अंदर चली जाती है, उस टोकन के अंदर। के बाद अर्जुन जी वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट को मारता है, वो एक बड़े से हाथी को मारता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपने टोकन के अंदर इकट्ठा कर लेता है। तो हमारे अर्जुन जी के टोकन के अंदर से जबरदस्त लाइट निकल रही होती है। हमारे अर्जुन जी कहता है मेरे पास जो लाइट निकल रही है ये लाइट मेरी इमॉर्टल एनर्जी यानी स्पिरिचुअल एनर्जी को दर्शाती है और इस वक्त ये काफी ऊंचाई पर चली गई है। अर्जुन जी कहता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इस वक्त 5 फुट ऊंची हो चुकी है। अर्जुन जी कहता है लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं है कि दूसरे इसे आसानी से देखकर जहाँ पर चले आए मेरे पर अटैक करने के लिए। अर्जुन जी कहता है मैंने बहुत सारे बीस्ट को मारकर इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा किया है, पता नहीं बाकी के सभी लोग मेरे जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर पाए होंगे या नहीं, या वो सभी लोगों के पास मुझसे कम होगी। इसके साथ ही हमारे अर्जुन जी को वहाँ पर काफी सारा ऑरा महसूस होता है। अर्जुन जी कहता है ये वाला ऑरा तो किसी इंसानी वॉरियर का है, स्पिरिचुअल बीस्ट का नहीं है, चलो वहाँ पर चल के देखते हैं। तो हमारे अर्जुन जी वहीं पर साइड के ऊपर जाता है। तो वहाँ पर साइड के ऊपर ग्राउंड के ऊपर एक बुद्धा लोटस फ्लावर होता है, उस लोटस फ्लावर के ऊपर ल्यूसी होती है। ल्यूसी वहाँ पर खड़ी होती है और कुछ कर रही होती है यानी कल्टीवेट कर रही होती है। हमारे अर्जुन जी वहीं पर अपने ऑरा को हाइड कर लेता है क्योंकि हमारे अर्जुन जी के पास ये भी फंक्शन है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाइड भी कर सकता है। वो कहता है जहाँ पर बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं, ताकि कि बहुत सारे खतरनाक ओपोनेंट्स भी हो जो कि मेरे दुश्मन है, तो मुझे अपनी एनर्जी को हाइड करके रखना होगा। वो साइड के ऊपर देखता है, उसे वहाँ पर ल्यूसी दिखाई देती है। वो कहता है ये तो ल्यूसी है, ये यहाँ पर कर क्या रही है, और ऊपर से इसके पास जो एनर्जी निकल रही है वो मुझसे भी ज्यादा है। इसने यहाँ पर 20 फीट तक एनर्जी को हासिल किया है। इसका मतलब ये है कि ये मुझसे ज्यादा एनर्जी रखती है। जो उस लेक के सेंटर में क्या कर रही है, उस बुद्धा लोटस फ्लावर के ऊपर, वो जो लोटस होता है वो एक ग्रेड 8 का स्पिरिट मटेरियल होता है। हमारे जुंजी से देखकर काफी हैरान होता है। इसी के साथ ही उस लोटस फ्लावर के अंदर से एक बड़ा सा एक सींग वाला सांप निकलता है। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है ल्यूसी के ऊपर। जुंजी कहता है ये पाइथन के पास तो 5 स्टैंड इमॉर्टल एनर्जी है। जितना इसकी बॉडी के अंदर से ऑरा एमिट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये एक इंसानी जिन और जैंगराम के एक्सपर्ट के लेवल के बराबर होगा। यानी कि इसकी पावर लेवल इतनी है जितनी एक इंसानी जिन और जैंगराम के एक्सपर्ट की होती है। तो हमारा जुंजी कहता है मैंने जहाँ पर रास्ते में आते हुए काफी सारे बीस्ट का मारा है और उनकी एनर्जी को लिया है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी। ये वाला बीस्ट अगर मार दिया तो इसकी एनर्जी काफी ज्यादा होगी और इस एनर्जी को हासिल करने के बाद है कि मैं ल्यूसी के साथ फेयरली कम्पीट कर पाऊंगा। तो मुझे जाकर इस पाइथन को मारना होगा जब वो वहाँ पर खड़ी आंखें बंद करके कल्टीवेट कर रही है। महाजुंजी जब उस सांप को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ आता है तो ल्यूसी उसके आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरी तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हो। इसके साथ ही वो चिल्लाकर कहती है ये तो यहाँ पर तो एक बड़ा सा पाइथन है। तो महाजुंजी उस बड़े से पाइथन के सामने खड़ा जाता है, जबकि वो पाइथन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एनर्जी को रिलीज करते हुए झुंझी के ऊपर अटैक करता है। झुंझी भी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। जब हमारा झुंझी उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो वो पाइथन बड़े आराम से उसकी स्ट्राइक को डॉज कर लेता है। झुंझी इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि वो डॉज करने के बाद अपनी पूंछ के साथ हमारे झुंझी के ऊपर जब अटैक करता है तो हमारा झुंझी तलवार को लेकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वहाँ से जबरदस्त एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से हमारा झुंझी पीछे की तरफ हट जाता है। हमारा झुंझी कहता है इसने जहाँ पर जितनी पावर के साथ मेरे पर अटैक किया, कुछ यहाँ पर वो हिमन राम के 9th लेवल का एक्सपर्ट भी होता तो वो भी यहाँ पर टिक नहीं पाता। मेरी बात अलग है, तीनों जैंग राम के एक्सपर्ट का मुकाबला भी कर सकता हूँ। ल्यूसी भी आगे बढ़ती है और हमारे झुंझी से कहती है मैं यहाँ पर सांप को मारने में तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके साथ ही वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम फॉल ऑफ स्टार्स होता है उसको यूज करती है और उसको यूज करते हुए बड़े से पाइथन को वहाँ पर सील कर देती है ताकि वो पाइथन अपनी बॉडी को मूव न कर सके। तो वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसी के साथ ही वो एक जोरदार रोर करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर सील टूट जाती है। बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है कहीं अब वो स्नेक उसे खा ना जाए। हमारा झुंझी उसी वक्त उसके सामने पहुंच जाता है अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए। उसके सामने खड़े होकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। अपने स्पेशल मूव माउंटेन फॉल को यूज करता है। तो इस बार वो स्नेक हमारे झुंझी के अटैक को अवॉइड नहीं कर पाता, वो उसे डॉज नहीं कर पाता और ये वाली अटैक जो होता है वो सीधा उसके ऊपर लगता है। फेक अटैक में वो मर जाता है। उसके मरने के बाद हमारा झुंझी अपने टोकन को निकालता है और उस पाइथन की बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने टोकन के अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। ल्यूसी पीछे खड़ी बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। इस लड़के ने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस बड़े से एक सिंग वाले पाइथन को मार दिया है। उस बड़े से स्नेक को मारने के बाद हमारा झुंझी कहता है तुम्हारे पास जो गोल्ड लोटस है जिसके ऊपर तुम खड़ी थी, इसके अंदर भी 5 स्ट्रीम्स एनर्जी है, मॉर्टल एनर्जी है। तो मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लिया, मेरे पास काफी सारी एनर्जी हो जाएगी। तुम्हारा झुंझी अपने टोकन के अंदर उस लोटस फ्लावर की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर ल्यूसी इस बात से गुस्सा होती है। ल्यूसी उसे कहती है लूजुन मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस किया है। जो तुमने क्या किया, तुमने दोनों को यहाँ पर अब्सॉर्ब कर लिया जबकि ये दोनों मेरे थे। हमारा झुंझी से कहता है तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है। तो ल्यूसी उसे कह दिया क्या तुमने देखा नहीं वो स्पिरिट बीस्ट जो यहाँ से निकला था वो मेरे पर अटैक कर रहा था, इसका मतलब ये था कि उसको मैं मारने वाली थी। तुमने इसे यहाँ पर आकर मार दिया और उसको मारने के बाद तुमने उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लिया। तुम यहाँ पर मुझसे कह रहे हो कि क्या मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम कोई लुटेरे हो जो यहाँ पर आकर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को मुझसे लूट रहे हो। हमारा झुंझी से कहता है तुम यहाँ पर मेरे पर जो इल्जाम कैसे लगा सकती हो कि मैंने तुम्हें लूटा है। उस स्पिरिचुअल बीस्ट ने मेरे पर भी अटैक किया था और मैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसके ऊपर अटैक कर रहा था और इसी दौरान वो मार गया। उसने उसको फाइनल ब्लो देकर मारा है तो वही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तुम्हें तो यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम पर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। ल्यूसी पीछे की तरफ
तरफ घूम जाती है और उसे कहती है अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बहस नहीं करनी, ठीक है तुम सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पास रख सकते हो, मुझे तुमसे ये वाली स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं रही। जब वो वहां से जाने लगती है तो माँ जुंजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है जरा रुको। वो अपने हाथ के अंदर से एक पेड़ निकालता है और उसके हाथ के ऊपर रख देता है, जिससे वो काफी सारी एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। तो माँ जुंजी उसे कहता है तुम्हारे साथ एक बिजनेस करना है। तो वो उसे कहती है तुम्हें मेरे साथ किस किस्म का बिजनेस करता है। तो माँ जुंजी कहता है पता होगा कि मैं एंशिएंट स्टार सेक्टर में बिल्कुल न्यू हूँ, मैं पहली बार एंशिएंट स्टार सेक्टर में आया हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इसके बारे में काफी कुछ पता है, तुम्हें सीक्रेट राम के बारे में भी काफी कुछ पता है। तुम यहाँ पर मुझे बताओ कि तुम्हें सीक्रेट राम के बारे में क्या कुछ पता है, तो फिर हम दोनों यहाँ पर आपस में बातचीत कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर से जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल किया वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मैं तुम्हें दे दूंगा, तो मुझे बता दो कि सीक्रेट राम के सीक्रेट्स क्या हैं। उसी उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस ऑफर के लिए एग्री करूंगी, मेरे पास ऐसी कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इस ऑफर के लिए एग्री करूं। उसी सोच रही होती है मैंने अभी तक यहाँ पर कितनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर लिया, जबकि इस लड़के के पास मुझसे भी कम स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये सब कुछ मेरी नॉलेज की वजह से है, जो मुझे सीक्रेट राम के बारे में पता है, राम के सीक्रेट्स के बारे में मुझे पता है, इसी वजह से मैं उन्हीं जगहों पर जाती हूँ जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट रैंकिंग को हासिल कर सकती हूँ, मैं अपना राज इस लड़के को क्यों बताऊंगी। तुम्हारा जुंजी से कहता है इस एंशिएंट सीक्रेट राम को यहाँ पर अपीयर हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, इसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इसी वजह से एंशिएंट स्टार सेक्टर के लोगों को ज्यादा इस बारे में नहीं पता, हर एक चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर और भी ज्यादा फेमिलियर होते जाएंगे, उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पर आसपास के सीक्रेट प्लेसेस के बारे में उन्हें पता चलेगा। इसके बाद तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब कुछ उन लोगों को भी पता होगा। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं होगी जिसके पास ये एडवांटेज है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ ये सौदा कर लेना चाहिए। ये एक बहुत ही फायदे का सौदा है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 193 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा जुंजी ल्यूसी के साथ एक डील करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी पता है बहुत ही जल्दी बाकी के सभी लोगों को पता चल जाएगा और तुम्हारे पास जो एडवांटेज है वो एक एडवांटेज नहीं रहेगा। इस वजह से तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी डील है, तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम इस सीक्रेट को मेरे साथ शेयर करो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर 10 स्ट्रैंड एनर्जी दूंगा। मेरे पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो मैंने अभी यहाँ से इकट्ठी की है वो सारी मैं तुम्हें दे दूंगा। ल्यूसी उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है ये लड़का तो मेरे माइंड को पढ़ सकता है, मैं फिलहाल यही सोच रही थी। उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या कुछ पता है। मैं तुम्हें बताया ना कि मैं यहाँ पर तुम्हें 10 स्ट्रैंड एनर्जी के दूंगा, वो एनर्जी काफी ज्यादा होने वाली है, तुम्हें यहाँ पर बिना कुछ किए एनर्जी मिलने वाली है, जबकि तुम्हें सिर्फ मेरे साथ सीक्रेट्स को शेयर करना है। ल्यूसी उसे कहती है क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं यहाँ पर तुमसे झूठ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें तो इसके बारे में नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर कौन कौन से सीक्रेट्स है, मैं झूठ भी तो बोल सकती हूँ। उसे कहता है तुम झूठ नहीं बोलोगी। इसी के साथ ही जुंजी अपने पास एनर्जी निकालता है और वो एनर्जी उसे दे देता है और कहता है ये लो, मैंने जैसा वादा किया था काम होने के बाद जो एनर्जी तुम्हें देनी थी मैं तुम्हें पहले ही दे देता हूँ। तो इस बात से तो ल्यूसी शर्माना शुरू कर देती है। वो कहती है ये लड़का इसको मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि इसने मुझे काम होने से पहले वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी जिसका इसने मुझसे वादा किया था। ल्यूसी उसे कहती है जबकि तुमने मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी जिसका तुमने मुझे कहा था, तो फिर ठीक है हम लोग डील कर लेते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे सीक्रेट राम के बारे में क्या कुछ पता है। तो ल्यूसी हमारे जुंजी से कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ये वाली बात बताती हूँ, ये सबसे स्पेशल बात है, यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसको हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर हम स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करते हैं। असल में सीक्रेट राम में हर जगह के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। स्पिरिचुअल एनर्जी न सिर्फ यहाँ पर रैंकिंग्स को हासिल करने के लिए है बल्कि यहाँ पर कुछ रैलिक साइट्स हैं, यानी कि कुछ टेंपल्स और कुछ ऐसी रूइंस हैं जिनको ओपन करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जुंजी उसे कहता है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, मुझे लगता है कि तुम इस वक्त एक रैलिक साइट के ऊपर ही खड़ी हो, तुम यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा कर दी ताकि तुम एनर्जी इतनी ज्यादा हासिल कर लो कि तुम रैलिक साइट के पोर्टल को ओपन कर सको। मैं यहाँ पर ठीक कह रहा हूँ। तो वो उसे कहती है तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला। जुंजी उसे कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर आए वो सभी लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंसील करने की कोशिश करते ताकि कोई दूसरा कैंडिडेट उनको देख ना सके। पिछले कुछ घंटों में मैंने तुम्हें यहाँ पर नोटिस किया कि तुम एक ही जगह के ऊपर खड़ी हो, तुम इस लेक के मिडल में खड़ी होकर एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही हो ताकि तुम अपनी एनर्जी को बढ़ा सको। सारी की सारी कोशिश तुम सिर्फ इसलिए कर रही ताकि तुम अपनी एनर्जी को बढ़ाकर यहाँ पर जो रैलिक साइट है उसको ओपन कर सको। माना जुंजी से कहता और मेरा दूसरा गेस्ट ये भी था, जब मैं यहाँ पर आया तुमसे बात कर रहा था तब तुम इस जगह के ऊपर खड़ी थी और जब तक मैं तुमसे बात कर रहा था तब तक तुम इसी जगह के ऊपर खड़ी हो, तुम इस जगह के ऊपर से हिली भी नहीं। तो मतलब यह कि तुम यहाँ पर एक रैलिक साइट को ओपन करने की कोशिश कर रही हो, इसी वजह से तुम इस जगह के ऊपर से हिल भी नहीं सकती। ऊपर से तुमने मुझे अभी अभी ये बात बताई है कि ये जो स्पेशल एनर्जी होती है हम लोग रैलिक साइट्स को ओपन कर सकते हैं। तुम यहाँ पर स्पेशल एनर्जी को रिलीज करते हुए नीचे जो रैलिक साइट की फ्लक्चुएशंस हैं उसको फ्लक्चुएशंस को तुम मुझे महसूस नहीं करने देना चाहती थी, इसी वजह से तुम इस जगह के ऊपर खड़ी होकर एनर्जी को रिलीज कर रही हो। ल्यूसी काफी ज्यादा घबरा जाती है और जुंजी से कहती है तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से पता है, अब मुझे ये बताओ कि कहीं तुम यहाँ पर मुझसे फायर तो नहीं करने वाले इस रैलिक साइट के लिए। ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर से मुझे हटा दोगे, मुझसे फायर करके मुझे मार डालोगे और फिर तुम इन रूइंस के अंदर जाकर वहाँ से सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लोगे। जुंजी से कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही जुंजी पीछे की तरफ घूमता और कहता
कहता है तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुमने सारी बातें सुन ली है। तो वहाँ पर कौन होता है? वहाँ पर सू जिंगान होता है। तो जिंगान वहाँ से निकलकर कहता है जंग मास्टर लू, आपको तो काफी ज्यादा कुछ पता है, आपने मुझे यहाँ पर छुपे हुए भी देख लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी कैमोफ्लेज टेक्निक को यूज किया हुआ था, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाता, लेकिन आपने मुझे कैसे सेंस कर लिया? उसी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे यहाँ पर आने का मतलब क्या है और तुम यहाँ पर कब आए, क्या तुमने कुछ सुना तो नहीं? तुम्हारा जुंजी कहता है जब हम लोग यहाँ पर आए थे, हम लोग यहाँ पर उस बड़े से स्नेक के साथ फाइट कर रहे थे, ये उस वक्त वहीं पर छुपा हुआ था। तो मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर जितनी बातें की वो सारी की सारी बातें यंग मास्टर सू ने सुन ली है। तो उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने सारी बातें सुन ली है। बात सुनने के बाद ल्यूसी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है अब तुम्हें मरना होगा। मास्टर सू से कहता है सच्चा रुको जरा, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्वर्ण मास्टर लूजन ने तुम्हें 10 स्ट्रैंड एनर्जी के दिए थे तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो क्यों ना यहाँ पर मैं भी तुम्हें 10 स्ट्रैंड एनर्जी के दे दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तो फिर ठीक है, बदले मैं भी तुम्हें उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी दूंगा जितनी स्वर्ण मास्टर लूजन ने दी है। तो ल्यूसी से कहती है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर मुझे 10 स्ट्रैंड एनर्जी के देने वाले हो? यंग मास्टर सू से कहता है नहीं, मेरे पास तो एक स्ट्रैंड भी एनर्जी के नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एनर्जी को हासिल ही नहीं किया। जैसे मुझे एनर्जी मिलेगी मैं तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी में से 5 स्ट्रैंड दे दूंगा। क्योंकि हमारा जुंजी उसकी बातें सुनने के बाद अपनी पिछली बातें याद कर रहा था। जुंजी कहता है मेरी पिछली लाइफ में भी ये बंदा बिल्कुल ऐसा ही था, ये हमेशा अपने अल्फाज पर पूरा उतरता है, इसने वादा किया तो ये अपने वादे को पूरा करेगा। जबकि ल्यूसी भी उसे कहती है अच्छा ठीक है, एनर्जी हासिल करने के बाद मुझे दे देना। वहाँ जुंजी उनसे कहता है जबकि हम तीनों के पास एक ही सेम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हम तीनों के कान में ये इन्फॉर्मेशन पड़ चुकी है, तो क्यों ना हम तीनों मिलकर यहाँ पर काम करें। तीनों मिलकर उस रैलिक साइड के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाकर स्पिरिचुअल एनर्जी को आपस में बांट लेंगे। ल्यूसी उसे कहती है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर मिलकर काम करेंगे? हम सभी लोग कॉम्पिटिटर्स हैं और कॉम्पिटिटर का मतलब होता है कि एक दूसरे के खिलाफ काम करना। जुंजी उसे कहता है लगता है कि हम तीनों के दुश्मन एक जैसे हैं। यही बात यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स होने की, तो हम सभी लोग वाकई में कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमें आपस में एक अलायंस बनाना पड़ेगी, क्योंकि हमें रैलिक साइड के ऊपर जाना है, वहाँ पर बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। सभी लोग मिलकर खतरों का सामना करेंगे और एनर्जी को आपस में 50-50 बांट लेंगे। मास्टर सू भी उसे कहता है स्वर्ण मास्टर लूजन ने बिल्कुल ठीक कहा, जिस रैलिक साइड के ऊपर तुम जाना चाहती हो अगर तुम वहाँ पर अकेली जाती हो तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम सभी लोग वहाँ पर एक टीम बनकर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग वहाँ पर एक दूसरे का ख्याल रख पाएंगे। तो वो उनसे कहती है लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर यकीन नहीं है। आगे बढ़ता है और उन दोनों से कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, चलो जल्दी से रूइन साइड के ऊपर चलते हैं। उसे फिर से शर्माना शुरू कर देती है और कहती है पता नहीं इस बंदे का मसला क्या है, ये बार बार मेरे पास क्यों आ जाता है, पिछली बार भी इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, क्या मैं इसके कोई दोस्त हूँ? उसके बाद ये लोग उस रैलिक साइड को ओपन करते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। तो वो एक केव की तरह होता है, ये सभी लोग वहाँ से अंदर की तरफ चलते जा रहे होते हैं। वहीं पर चलते हुए मिस्टर सू से कहता है ल्यूसीरस यहाँ पर रास्ते में आते हुए हमने काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को मारा है, उनसे काफी सारी एनर्जी मुझे मिली है, तो उनमें से आधी एनर्जी मैं तुम्हें दे देता हूँ जितना मैंने तुम्हें देने का वादा किया था। उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो एनर्जी दे देता है। हमारा शुंजी उनके आगे आगे चल रहा था। हमारा शुंजी कहता है अगर हम लोग इसी जगह के ऊपर आगे चलते जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी कोर एरिया तक पहुंच जाएंगे, जो कि इस रैलिक साइड का कोर एरिया है द पैलेस तक। तुम सभी लोग अपने पीछे ध्यान रखना कहीं पीछे से कोई मॉन्स्टर ना निकला है। तो वहीं पर जब वो अपना अगला पैर रखता है तो वहीं पर से एक रे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। उस रे फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने से हमारे शुंजी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। उसी आगे बढ़ती है और उसे कहती है मास्टर अब तुम्हें क्या हुआ? तो शुंजी उसे पीछे की तरफ उठा देता और कहता है तुम पीछे रहो, ये किलिंग स्पिरिट रे फॉर्मेशन है। इस तरह की किलिंग रे फॉर्मेशन हमारी सोल के ऊपर अटैक करती है। यंग मास्टर सुन लोगों से कहता है जितनी भी किलिंग अरे फॉर्मेशन होती हैं वो सारी की सारी अरे फॉर्मेशन सोल के ऊपर अटैक करती हैं। वो या तो लेवल 7 की होती हैं या फिर इससे हायर लेवल की होती हैं। बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन को बिछाने वाला ऑनर कौन होगा जिसने रे फॉर्मेशन को यहाँ पर बिछाया है। शुंजी अपनी तलवार निकालता और कहता है हमें यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन की आंख को ढूंढना होगा, अगर हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो रे फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी साइड के ऊपर सेंस करते हुए साइड के ऊपर अपनी तलवार को घुमाता और कहता है मुझे मिल गई, और तलवार को घुमाकर वो उस आंख को फोड़ देता है जिससे रे फॉर्मेशन टूट जाती है। फॉर्मेशन के टूटने के साथ ही वो तीनों ही वहाँ पर नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर से एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के रास्ते से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। लोग नीचे गिरते हैं और अपनी आंखें खोलकर सामने देखते हैं तो उनके सामने एक बड़ा सा पैलेस होता है। वो लोग एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। शुंजी कहता है लगता है कि हम लोग फिर से यहाँ पर एक अलग डायमेंशन में आ गए हैं, ये एक अलग सी स्पेस है। साथ ही वो लोगों से पूछता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो? तो वो दोनों से कहते हैं हम लोग ठीक हैं। उसी सामने की तरफ से आने वाली एनर्जी को महसूस करते हुए कहती है जहाँ पर बहुत सारी इंटेंजिबल पावर है, हम लोग यहाँ पर इसको रेजिस्ट भी नहीं कर सकते और इसको ट्रैक भी नहीं कर सकते। टोटल स्टार सेक्टर तो हजारों साल पहले ही बर्बाद हो चुका है, लेकिन अभी भी इनकी जो रे फॉर्मेशंस है उनके अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है? शुंजी उन लोगों से कहता है हो सकता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी रे फॉर्मेशंस हो या फिर और भी बहुत सारे ट्रैप्स हों। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहीं पर पीछे रुको, मैं अंदर जाकर चेक करके आता हूँ, उसके बाद तुम दोनों भी आ जाना। उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे ही आएंगे। तुम्हारा शुंजी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। जब ये लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं और वहाँ पर बहुत सारी डेडली एनर्जी भी होती है। शुंजी कहता है लगता है कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फाइट हुई होगी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ली गई है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारा किलिंग हो रहा भी है। यहीं पर ल्यूसी को एक तलवार दिखाई देती है, वो आगे बढ़ती है और कहती है क्या ये किंग लेवल का वेपन है? जैसे वो उसे टच करने लगती है हमारा शुंजी उसे कहता है उसे टच मत करना, लेकिन जैसे वो उसे टच करती है तो उसी वक्त वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये देखकर तो ल्यूसी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये क्या, ये किंग लेवल का वेपन था, ये टूट कैसे गया? क्योंकि किंग लेवल के वेपन के अंदर तो अपनी स्पिरिट
वेन्स होती हैं। ये किंग लेवल का वेपन था, फिर ये टूटा कैसे है? तुम्हारा जुंजी से कहता है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता किंग लेवल के वेपन्स भी टूट सकते हैं? जुंजी से कहता है किंग लेवल के वेपन के अंदर एक स्पिरिट वेन होती है जो कि एक थंडर पावर से हासिल होती है और उसका जो टाइम होता है वो खत्म नहीं होता, कि वो डिके नहीं होती, वो टूट नहीं सकती। सिर्फ एक ही चीज इस दुनिया में है जो कि किंग लेवल के वेपन को तोड़ सकती है, जब वो एक एम्परर लेवल के वेपन की जद में आते हैं। एक एम्परर लेवल का इंसान उस वेपन को आसानी से तोड़ सकता है जो कि किंग लेवल का वेपन हो। साथ ही हमारा जुंजी हमें बताता है कि उसे इस बारे में कैसे पता है कि एक एम्परर लेवल का बंदा है किंग लेवल के वेपन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो कहता है, जुंजी कहता है अपनी पिछली लाइफ में इस पूरे कॉन्टिनेंट पर पूरे 10 हुनजान एम्परर थे। 10 हुनजान एम्परर में से मेरी रैंकिंग दूसरे नंबर पर। ये बात तो मुझे खुद भी याद नहीं होगी कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में कितने ज्यादा एम्परर किंग लेवल के वेपन्स को तोड़ा होगा। मास्टर सुमा जुंजी से कहता है, लू जुन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स हैं इन सभी को किसने मारा है? इन सभी को एक एम्परर लेवल के कल्टिवेटर ने मारा है। यूसी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और इन सभी लोगों को किसी एम्परर लेवल के कल्टिवेटर ने मारा है तो इसका मतलब यह है कि एक एम्परर लेवल का कल्टिवेटर कभी इस जगह के पर रहा था और उसने अपने खजाना जहाँ पर छोड़कर गया होगा उसकी कल्टिवेशन और साथ में उसकी बहुत सारी इनहेरिटेंस की पावर यहाँ पर मौजूद हो सकती है जो हमें मिल सकती है। उससे कहती है चलो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मुझे वो सारी लेगेसी देखनी है, उस एम्परर लेवल के बंदे की पावर जो उसने यहाँ पर छोड़ी होंगी। जुनजुन के आगे चलना स्टार्ट करता है और कहता है मुझे भी यहाँ पर बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। जब हम लोग वहाँ पर वैंगजिन हाउस में थे तो वैंगजिन स्टोन के टूटने के बाद मुझे वहाँ पर बहुत सारी इल्यूजन्स दिखाई दी थी। इल्यूजन्स के सवालों के जवाब भी शायद मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं क्योंकि ये सारा कुछ एंशिएंट स्टार सेक्टर के साथ रिलेटेड है। एक सीन हमें 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। ये लोग चलते चलते काफी अंदर तक आ जाते हैं। काफी अंदर आने के बाद इन्हें सामने एक टेंपल दिखाई देता है जिसके ऊपर एक बड़ा टावर होता है, उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। तो कहते हैं जरा देखो तो सही इस बिल्डिंग के अंदर से कितनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही है, जैसे कि यहाँ पर स्पिरिट एनर्जी का एक बहुत बड़ा ढेर हो। जुंजी कहता है मुझे जिन सवालों की जवाब की तलाश है क्या मुझे वो सारे के सारे जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं? क्या इसी बिल्डिंग के अंदर वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे? तो चलते हुए जब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन लोगों से कहती है जल्दी से भागते हुए अंदर आओ, यहाँ पर देखो तो सही एक कंकाल के अंदर से कितनी एनर्जी निकल रही है। वो उनसे कहती है इस कंकाल के अंदर से ये सारी इमॉर्टल एनर्जी निकल रही है। इसी के साथ ही वो खुश हो जाती है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, हमारे हाथ में तो जैकपॉट लगा है, हमारे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई है। इस स्केलेटन की क्या मिस्ट्री है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 195 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी और उसके नए दोनों दोस्त तो एक सीक्रेट रूम के अंदर पहुंचते हैं। उस सीक्रेट रूम के अंदर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिट एनर्जी निकल रही होती है। तो सबसे पहले लूसी भागती हुई अंदर जाती है और फिर उन्हें चिल्लाकर कहती है अंदर आओ, जहाँ पर आकर देखो जहाँ पर क्या है। उनके सामने एक इंसानी कंकाल खड़ा होता है, उस कंकाल के अंदर से ये सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। लूसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है हमारे हाथ में तो एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है, तो इसके अंदर से इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है कि हम इस सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यंग मास्टर सू कहता है क्या वाकई में स्केलेटन के अंदर से ये सारी एनर्जी निकल रही है, लेकिन ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। साथ ही वो स्केलेटन की तरफ देखता है तो वो स्केलेटन काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था, यानी कि उसके अंदर से काफी सारा प्रेशर और काफी ज्यादा डर महसूस होता है। यंग मास्टर सू कहता है ये स्केलेटन देखने में काफी ज्यादा अलग लगता है, मुझे लगता है कि ये किसी बहुत ही पावरफुल हीरो का स्केलेटन होगा। स्केलेटन ने हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं छोड़ा, इसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना स्केलेटन छोड़ा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ल्यूसी उसे कहती है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस पूरी सीक्रेट रूम में बहुत सारी इस तरह की रैलिक साइट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही रैलिक साइट को ओपन किया है और यहाँ पर हमें स्केलेटन मिला है। अगर हमने स्केलेटन की एनर्जी को आपस में डिवाइड कर लिया तो हमारे पास काफी सारी एनर्जी स्ट्रैंड्स आ जाएंगी। जब हमारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब यह है कि हम लोग दूसरी रैलिक साइट्स को भी ओपन कर सकते हैं, हम लोग दूसरी रूइंस को भी ओपन कर पाएंगे। हो सकता है कि हम लोग वहाँ पर इस तरह की कोई चीज ढूंढ सकें। और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारा ब्लड निकलता है और पीछे की तरफ गिर जाती है। देखकर हमारा जुंजी जल्दी से आगे बढ़ता है और उसको कैच कर लेता है, उसे गिरने से बचाता है, उसे कहता है अपना ध्यान रखो और साथ ही अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इम्ब्यूट करते हुए कहता है। जुंजी उसे कहता है मैं अपनी एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में डाल रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर रिकवर कर सको, जल्दी से अपने आप को मेडिटेट करो। उसको वहाँ पर रिकवर करवा देता है। वो उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जुंजी उसे कहता है अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ज्यादातर बुरी तरह से जख्मी नहीं हुई ना, मैं भी यहाँ पर तुम्हें बचा नहीं पाता। यंग मास्टर सू कहता है यहाँ पर अचानक से हुआ क्या, तो कुछ भी समझ नहीं आई। जैसे ही मिस ल्यूसी आगे बढ़ी उसी वक्त उसके मुंह से ब्लड निकला और इसे झटका लगा और पीछे की तरफ गिर गई। उसे कहती है मुझे भी नहीं पता यहाँ पर हुआ क्या है, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पर अटैक किया है। यंग मास्टर सू से कहता है लेकिन ये तो हैरानी वाली बात है, मैंने और स्वर्ड मास्टर लूजू ने यहाँ पर किसी को भी तुम्हारे पर अटैक करते हुए नहीं देखा। उसे कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि उस स्केलेटन के अंदर से जो मार्शल स्पिरिट निकल रही थी इसके ऊपर अटैक किया है, यानी उस स्केलेटन के अंदर अभी भी मार्शल स्पिरिट है। सुनने के बाद यंग मास्टर सू काफी हैरान होता है और कहता है लेकिन एक कल्टीवेटर के मरने के साथ उसकी मार्शल स्पिरिट डेसिपेट हो जाती है, तुम कैसे कह सकते हो कि स्केलेटन के पास इसकी मार्शल स्पिरिट अभी भी है? तुम्हारा जुंजी से कहता है शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, एक हुनजान एम्परर के कल्टीवेटर जो कि एम्परर लेवल तक पहुंच जाता है उसके मरने के बाद उसकी मार्शल स्पिरिट उसकी बॉडी को छोड़कर नहीं जाती बल्कि उसके कंकाल के साथ ही रहती है। इसका मतलब यह है कि ये अभी भी हमारे पर अटैक कर सकती है। ल्यूसी उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये वाला
स्केलेटन एक कैम्प्रो लेवल के फिगर का है। तो हमारा जुंजी से कहता है, हमने बिल्कुल ठीक समझा है, ये वाकई में कैम्प्रो लेवल के मास्टर का ही स्केलेटन है। जुंजी आगे होकर खड़ा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि यंग मास्टर सू से कहता है, मैंने कहा कि ये कैम्प्रो लेवल के मास्टर का स्केलेटन है। अगर ये एम्प्रो लेवल के मास्टर का स्केलेटन है तो इसकी मास्टर स्पिरिट अभी तक जिंदा है और हम इसको हासिल नहीं कर सकते, को भूलना होगा। चलो यहाँ से चलते हैं। हमारा जुंजी उनसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी एनर्जी को यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। ल्यूसी भी उसे कहती है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। जुंजी उसके सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, उस टोकन को ऊपर उठाता है और साथ ही उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जुंजी उसकी सारी एनर्जी को अपने टोकन के अंदर अब्सॉर्ब कर रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, कैसे हो सकता है, इस लड़के ने यहाँ पर कितने सारे सीक्रेट्स हमसे छुपाए हुए हैं। एक खूनजान एम्परर की मास्टर स्पिरिट को इतनी आसानी के साथ कैसे अब्सॉर्ब कर सकता है, जबकि उस स्केलेटन की स्पिरिचुअल एनर्जी इसके टोकन के अंदर आसानी से जा रही है। तो ल्यूसी भी सोचती होती है, ये बंदा काफी ज्यादा हैरान करने वाला है, इसकी पावर्स हर बार मुझे सरप्राइज कर देती है, इसी वजह से मैं इस बंदे को पसंद करती हूँ। तुम्हारा जुंजी वहाँ से मास्टर स्पिरिट को अब्सॉर्ब करने के बाद वहीं पर खड़ा होकर उसको अपने लिए रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो वहाँ पर उसको रिफाइन कर रहा होता है, इसी के साथ ही वो स्केलेटन को भी अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। लिंजू कहता है, लेकिन इसके अंदर जो मास्टर स्पिरिट है वो इतनी आसानी के साथ मेरी बॉडी में नहीं आ रही, वो रेजिस्ट कर रही है, लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट तो बाकी है। ये मुझसे क्या कहना चाह रही है, ये मुझसे कुछ ना कुछ तो कहना चाह रही है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी के सामने वहाँ पर उसे इल्यूजन दिखाई देती है। हमारा जुंजी उसकी मेमोरीज के अंदर चला जाता है। हमारा जुंजी उस हुनजान एम्परर की मेमोरी के अंदर चला गया है। दिखाया जाता है कि ये बंदा जब वो जिंदा था उसने बहुत सारे लोगों की जान ली होती है और उसके सामने अभी भी काफी सारे लोग खड़े होते हैं और उनको मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। कहता है, मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, मैं इमॉर्टल स्टार सेक्टर का एक गार्डियन हूँ, मैं एम्परर लेवल का एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों से डर का बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो उसके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सिर्फ एक ही वार से वो अपनी तलवार को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, एक हुनजान एम्परर को बड़ी आसानी से मार देता है। जिस बंदे ने उसकी जान ली होती है वो एंशिएंट स्टार सेक्टर का उस वक्त का यंग मास्टर था। हमारा जुंजी ये सब कुछ देखने के बाद कहता है, आखिर ये बंदा कौन था, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, मुझे लगता है कि मैंने इस फॉलिंग स्टार एबिस के अंदर जिस मियास्मा किंग से फायर की थी वो मियास्मा किंग और ये दोनों ये एक ही स्पेस से आए हैं, लेकिन दोनों के पावर लेवल तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं। लगता है कि पुरानी दबी हुई सारी की सारी हिस्ट्री पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मुझे भी और ज्यादा जानना है। जुंजी उसकी मेमोरीज को देख लेता है कि उसकी जान कैसे गई थी और वो एक गार्डियन हुआ करता था इमॉर्टल सेक्टर का। इसी के साथ ही उस स्केलेटन की पूरी बॉडी वहाँ पर एनर्जी में चेंज हो जाती है और एनर्जी में चेंज होने के बाद से वहाँ पर काफी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स दिखाई जाती है जो कि तलवारबाजी के रिलेटेड होती हैं। ल्यूसी और यंग मास्टर सू भी वहाँ पर वो देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये क्या चीजें हैं। यंग मास्टर सू कहता है, मुझे लगता है कि ये लाइट के शैडोज हैं यहाँ पर मूव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तलवारबाजी की टेक्निक दिखाई जा रही है। स्केलेटन जिस हुनजान एम्परर का है उसके पास से तलवारबाजी की टेक्निक्स होंगी और मरने के बाद वो इस तलवारबाजी की टेक्निक को आगे पास डाउन करना चाहता है। ल्यूसी और यंग मास्टर सू भी उस टेक्निक को सीखना चाहते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाएंगे। यंग मास्टर सू ल्यूसी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसके साथ कंपैटिबल है, अगर हम लोग यहाँ पर फोर्सफुली इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे स्वर्ण मास्टर लू जुन उसी को ही इस टेक्निक को मास्टर करना चाहिए। देखो तो वो कितने आराम के साथ वहाँ पर बैठा हुआ है और इस टेक्निक को मास्टर कर रहा है। जुंजी उन दोनों से कहता है, स्केलेटन की एनर्जी को मैंने अब्सॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से उसकी मास्टर स्पिरिट डेसिपेट हो चुकी है। अब यहाँ पर जितनी भी मॉर्टल एनर्जी है तुम वो सारी मॉर्टल एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर सकते हो, अपने टोकन में उसको अब्सॉर्ब कर लो। जुंजी उनसे कहता है, तुम दोनों यहाँ पर अपना अपना हिस्सा यहाँ से ले लो, उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करो और यहाँ से चले जाओ, मुझे भी थोड़ी देर यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना होगा, मैं फिलहाल के लिए इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। मास्टर सू से कहता है, ये एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से मॉर्टल एनर्जी को तो हासिल करूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ तुम क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठने वाले हो तो जो वहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब ना किया, जिस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारा गार्डियन बनूंगा, मैं यहीं पर रुकर पहरा दूंगा। इसलिए उसी भी उसे कहती है, मैं भी यहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारी डील हुई थी, यहाँ से तीसरा हिस्सा मेरा है, वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी में अब्सॉर्ब कर लूंगी, लेकिन उसके बाद और जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी, जो तलवारबाजी की टेक्निक इस हुनजान एम्परर ने शो करवाई है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही सीख सकते हो, हम लोग नहीं सीख सकते, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ। तुम्हारे जुंजी से कहता है, अच्छा ठीक है, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए। तो वो दोनों वहाँ पर गेट के बाहर जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर सारी मॉर्टल एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं। हमारा जुंजी रूम के अंदर बैठा होता है, उसी वक्त उन्हें महसूस होता है ये कोई यहाँ पर आ रहा है। यंग मास्टर लियो और उसके साथ साथ यंग मास्टर लिन वो दोनों वहाँ पर आते हैं। यंग मास्टर लिन कहता है, मुझे लगता है कि वो सारी मॉर्टल एनर्जी इसी पैलेस के अंदर से निकल रही है जो हमने महसूस की थी। मास्टर लियो से कहता है, हाँ मैं इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ कि हम दोनों ने टीम अप किया, हम दोनों टीम अप करने के बाद काफी सारी रैलिक साइट्स के ऊपर जाकर एनर्जी हासिल कर सकते हैं। मतलब यह है कि हम दोनों यहाँ से 30-30 स्टैंड्स अपने लिए एनर्जी को ले सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग 5 कैंडिडेट्स में सबसे ऊपर टॉप रैंकिंग के ऊपर आ सकते हैं। तो वो दोनों चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो ल्यूसी वहीं पर बैठी होती है। ल्यूसी उनसे कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कि यंग मास्टर लिन उनकी मॉडल एनर्जी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तुम दोनों के पास इतनी सारी मॉडल यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों है? हाल तुमने इसको कहाँ से हासिल किया है? ल्यूसी उसे कहती है, इस जगह के ऊपर जितनी भी मॉडल एनर्जी थी वो सारी की सारी हम दोनों ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तुम दोनों यहाँ से वाक चले जाओ, किसी और जगह पर जाओ। यंग मास्टर लिन उसे कहता है, ल्यूसी मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इस लड़के के साथ टीम अप क्यों हुई हो। ये लड़का तो 7 स्टार वैली से है और इसका हमारे साथ क्या ताल्लुक है? तुम अपनी टीम को स्विच कर लो, तुम हमारी साइड के ऊपर आ जाओ, हम दोनों आपस में मिल जाएंगे, हम दोनों और उसके साथ तुम भी हमारे साथ होगी। यंग मास्टर गू भी हमारे साथ, हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर जितने भी दुश्मन है सभी को हरा देंगे और
सभी के स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लेंगे। इसी वहाँ पर सोच रही होती है स्वॉर्ड मास्टर लू जून इस वक्त रूम के अंदर बैठा कल्टीवेट कर रहा है। मैं इन लोगों को यहाँ पर से भेजना होगा क्योंकि इनको अंदर नहीं जाने दिया जा सकता वरना ये उसे जाकर डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसे कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ टीम अप बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे गोल्स बहुत ज्यादा अलग हैं। तुम्हें यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। लीन आगे बढ़ता है और उसे पीछे धक्का देते हुए कहता है चलो साइड के ऊपर हट जाओ, तुम बार बार मुझे यहाँ से जाने का क्यों कह रही हो, लगता है कि तुम यहाँ पर किसी न किसी चीज को छुपा रही हो। तो हम लोग अंदर जाकर देखेंगे, हो सकता है कि वहाँ पर हमें काफी कुछ बड़ा ट्रेजर मिल जाए। तो जैसे यंग मास्टर लीन अंदर आता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि हमारा लूजन वहाँ पर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। उन दोनों के हाथ में एक बहुत ही बढ़िया मौका लग गया है। वो कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुमने इसके साथ टीम बनाई हुई है, मुझे लगा कि तुम दूसरे लड़के के साथ हो। इसी के साथ ही यंग मास्टर ल्यू अपने पास से एक बेल निकालता है। वो बेल एक स्पेशल आइटम होती है जिसके साथ वो एक बैरियर क्रिएट कर सकता है। वो यंग मास्टर लिन से कहता है हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फिलहाल ये उठकर फाइट नहीं कर पाएगा, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसको मार डालो, जबकि मैं यहाँ पर दोनों को सील करता हूँ। तो कहती है अब हम लोग क्या करेंगे, स्वॉर्ड मास्टर लूजन तो वहाँ पर आराम से बैठा कल्टीवेट कर रहा है, ये दोनों से मार डालेंगे, वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाएगा। साथ ही यंग मास्टर ल्यू वहाँ पर अपनी बेल को रिलीज करता है। तो वो यंग मास्टर सू और उसके साथ साथ ल्यूसी उन दोनों को इस बेल के अंदर ट्रैप कर देता है, वो उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद वो दोनों हमारे जुंजी के पास चले जाते हैं। मास्टर ल्यू यंग मास्टर लिन से कहता है अब यहाँ पर तुम खड़े क्या हो, चलो जल्दी से जाओ, जाकर उस लड़के को मार डालो। तो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहाँ पर एक कल्टीवेशन करते हुए लड़के को मारने वाला हूँ, तुम्हें लगता नहीं है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे उसके साथ फाइट करके उसको मारना है, यानी मुझे उसके साथ एक फेयर फाइट करनी है। तो यंग मास्टर ल्यू से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम फेयर फाइट में उसके जीत पाओगे, वो बहुत बड़ा स्कीमर है, वो कुछ भी स्कीम कर सकता है, कुछ भी प्लान कर सकता है, नहीं लगता कि वो लड़का भी तुम्हारे साथ फेयर फाइट करेगा। तुझे बात सुनने के बाद यंग मास्टर लीन से कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है इसको मार डालते हैं। वो अपने पास से अपना नाइफ निकालता और कहता है चलो फिर ठीक है लू जून अब तुम मरने वाले हो। वेपन को घुमाते हुए हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंजी जो कल्टीवेशन के स्टेज में बैठा होता है उसके पास से जबरदस्त एनर्जी निकलती है, एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। यंग मास्टर लीन का वेपन उसके करीब भी नहीं पहुंच पाता, वो उस एनर्जी के साथ टकराकर वहीं पर रुक जाता है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर एक स्नीक अटैक कर रहे हो, तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर एक स्नीक अटैक को यूज करोगे। इसी के साथ ही हमारा जुंजी अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और सिर्फ अपने हाथ के इशारे के साथ ही वो उस बड़ी सी बैल को तोड़ देता है जिसके अंदर यंग मास्टर सू दोनों ट्रैप होते हैं। ये देखकर तो यंग मास्टर ल्यू बहुत सा हैरान होता है, जबकि यंग मास्टर लिन भी इस बात से काफी गुस्सा होता है और कहता है ये बेवकूफ तो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है, ये तो उन दोनों को भी रोककर नहीं रख पाया, इसे लगा था कि इसके अपने इस बेल के साथ ही उन दोनों को ट्रैप कर पाएगा। इसके साथ ही यंग मास्टर लिन फिर से अपनी तलवार लेकर लूजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है लूजुन आज या तो तुम बचोगे या फिर मैं बचूंगा, हम दोनों में से एक को यहाँ पर मरना होगा। तुम्हारा जुंजी अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है कोशिश करके देख लो, देखते हैं कौन यहाँ पर मरता है। दोनों अपने अपने वेपन को टकराते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 195 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर लीन हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो दोनों अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, दोनों के वेपन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जुंजी पीछे की तरफ बढ़ता है और उस वक्त उसे कच महसूस होता है। वो कहता है यंग मास्टर लीन जहाँ पर जिस ब्लेड को यूज कर रहा है उस ब्लेड के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो मेरी बॉडी के अंदर जाकर मेरी इवल स्पिरिट को स्टिर अप कर रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी बॉडी के अंदर कैसे एंटर हो सकती है। जुंजी भी वहीं पर खड़ा सोच रहा होता है कि उसी वक्त यंग मास्टर लीन उसके पीछे पहुंच जाता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है अब तुम मरोगे। हमारा जुंजी वहीं से पीछे की तरफ घूमता अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए कहता है तुम तो यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। इसी के साथ ही यंग मास्टर लीन वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को भी रिलीज करता है और उसे कहता है नहीं तुम यहाँ पर मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। इसी के साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। जुंजी कहता है ये तो एक बहुत ही पावरफुल मूव है। लियो से ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये क्या, तो यहाँ पर एक स्पेशल वेपन और स्पेशल ट्रिक को यूज कर रहा है जो कि गोल्डन गेट का एक वेपन है और उसके साथ एक ट्रेजर है, लगता है कि इसने गोल्डन गेट के ट्रेजर को चोरी कर लिया है। यंग मास्टर लीन हमारे जुंजी से कहता है जबकि तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर कर दिया है अपने स्पेशल वेपन और स्पेशल मूव को यूज करने पर, तो अब तुम यहाँ पर मर सकते हो, वो भी बिना किसी अफसोस के। अपनी तलवार को घुमाते हुए जुंजी के ऊपर काफी सारे स्ट्राइक्स लगाता है। हमारा जुंजी उसकी स्ट्राइक्स को ब्लॉक कर रहा था। हमारा जुंजी कहता है मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। यंग मास्टर ल्यू एक पिलर के पीछे छुपा होता है और कहता है दोनों तो यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, मुझे यहाँ से भागना होगा क्योंकि अगर इन दोनों ने फाइट को कंटिन्यू किया दोनों में से एक मर जाएगा। ऐसे यंग मास्टर ल्यू वहाँ से भागने लगता है, उसी वक्त ग्राउंड के अंदर से पिंक कलर की एनर्जी निकलती है और उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। वो काफी घबरा जाता है और कहता है ये क्या है। यंग मास्टर लीन की बॉडी के साथ भी एनर्जी चिपक जाती है, वो भी काफी हैरान होता है, उसे भी समझ नहीं आ रही होती है। हमारा जुंजी कहता है कि यहाँ पर तुम सभी लोगों ने किसी स्पिरिचुअल अरे को दोबारा से ट्रिगर कर दिया है जिसकी वजह से हम सभी लोग दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट होने वाले हैं। कहती है हाँ मुझे भी लगता है ये टेलीपोर्टेशन अरे है, लेकिन हमें इस बार बिल्कुल भी नहीं पता कि हम लोग कौन सी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट होंगे। इसी के साथ ही वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, सभी लोग एक दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट होते हैं। हमारी मिस ल्यूसी अपने पास से मैप निकालती है और कहती है कौन सी जगह है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, ये जगह तो मैप के ऊपर भी नहीं है। जबकि हमारा जुंजी और यंग मास्टर लीनो भी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो यंग मास्टर लीनो
उससे कहता है लू जुन तुम्हें क्या लगता है कि हमारी फाइट खत्म होगी अगर हम लोग दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट हो गए तो हम लोग यहीं पर फाइट करेंगे। क्योंकि यंग मास्टर लियू से कहता बकवास बंद करो, सामने की तरफ देखो, तुम्हें फाइट को छोड़ना होगा, सामने देखो वहाँ पर कितनी सारी लाशें पड़ी हैं। इसके साथ ही वहाँ पर एक डेड बॉडी होती है, वो डेड बॉडी जो होती है वो जिंदा हो जाती है। तो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है जो भी यहाँ पर इस गेट को तोड़ने की कोशिश करेगा, यानी जो भी यहाँ पर एंटर होने की कोशिश करेगा उसे मरना होगा। वो मुर्दा जिंदा हो जाता है तो यंग मास्टर लियू चिल्लाकर कहता है ये क्या बकवास है, ये कैसे जिंदा हो गया, ये सभी मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। जुंजी कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी डेड बॉडीज हैं, लेकिन ये जो बंदा है जो इस वक्त हमारे सामने जिंदा हुआ है, मास्टर स्पिरिट अभी भी इसके पास ही है। ऐसा दुनिया के सारे जिंदा हैं, इनमें से कोई भी मरा नहीं है। जबकि उसी वक्त यंग मास्टर लीन उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है यहाँ पर इससे डरने की क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मुर्दा है जो कि यहाँ पर दोबारा मेरे हाथों से मरने वाला है, देखना मैं कैसे इसकी बॉडी को हाफ में कट करता हूँ। अपनी तलवार को घुमाते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करता है। यंग मास्टर लीन जैसे उसके ऊपर अटैक करता है अपनी तलवार के साथ, तो उसके पास का भाला होता है, वो अपने भाले के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। साथ उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी डेडली एनर्जी निकली होती है और साथ ही वहाँ पर अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि एक बड़ा सा वुल्फ होता है और अपने साथियों से चिल्लाकर कहता है कि गेट को प्रोटेक्ट करना होगा, कोई भी गेट से अंदर नहीं जा सकता, सभी लोगों को ब्लॉक करो। मास्टर ली ने अटैक करते हुए जब अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया था, उस स्पिरिचुअल पावर की वजह से वहाँ पर और भी डेड बॉडीज उठकर खड़ी हो जाती हैं। जुंजी कहता है लगता है कि ये सारी की सारी डेड बॉडीज हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बाद यहाँ पर दोबारा से खड़ी हो रही हैं, ताकि कि हमारी स्पिरिचुअल पावर से इन्हें जिंदा होने की शक्ति मिल रही है। ल्यूसी माया जुंजी से कहती है यहाँ पर अगर हम इन सभी डेड बॉडीज के साथ निपटने की कोशिश करेंगे तो इससे हमारी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। अब बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे। जुंजी कहता है अगर हम यहाँ पर पांचों मिलकर काम करेंगे तो हमें मिलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए इस वॉइड को ओपन कर सकते हैं। वॉइड को ओपन करके हम लोग यहाँ पर से पोर्टल ओपन कर सकते हैं जिससे हम लोग दूसरी तरफ जा सकते हैं, यहाँ से भाग सकते हैं। ल्यूसी से कहती है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि हमें इनके साथ टीम अप करना है, तुम्हें पता है ना कि ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। लोग वहाँ पर जब अटैक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उस वुल्फ ने जब मास्टर लिन के ऊपर अटैक किया तो वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है जिसकी वजह से ल्यूसी पीछे की तरफ गिर जाती है। ल्यूसी कहती है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि ये सारी की सारी डेड बॉडीज जो कि दोबारा जिंदा हुई है ये सारी जिनो जैंगराम के एक्सपर्ट थे, इनके पास जिनो जैंगराम के एक्सपर्ट्स की ही पावर है। मास्टर ल्यू कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें लू जुन का साथ देना पड़ेगा, हमें इसके साथ मिलकर यहाँ पर पोर्टल को ओपन करना पड़ेगा। मास्टर ल्यू से कहता है अच्छा ठीक है मैं भी यहाँ पर तुम्हारी बात मानूंगा। वो चारों ही अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और अपनी एनर्जी को हमारे जुंजी को दे देते हैं। जुंजी वहाँ पर उस पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करता है, इसी के साथ ही हमारे जुंजी वहाँ पर स्पेस को ओपन कर देता है जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो यंग मास्टर लियू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यंग मास्टर लियू और यंग मास्टर लिन दोनों बड़ी स्पीड से भागते हुए वहाँ से पहले निकलते हैं। उसके बाद ल्यूसी और इसके साथ यंग मास्टर सू होते हैं, वो दोनों बड़ी स्पीड से भागते हुए इस पोर्टल से पार चले जाते हैं। जबकि हमारा जुंजी जब वहाँ से निकलने लगता है, हमारा जुंजी जब आखिर के ऊपर वहाँ से निकलने लगता है तो उसी वक्त यंग मास्टर लियू के सामने खड़ा होता है। वो उसे कहता है एक बहुत ही अच्छी जगह है मरने के लिए, जहाँ पर मरने के बाद तुम दोबारा से जिंदा हो जाओगे, इसलिए अब तुम यहीं पर मरोगे। इसके साथ ही वो एक स्पेशल मूव जिसका नाम किलर गॉड हैंड होता है उसको यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ होता है, जुंजी की तरफ आगे बढ़ता है, उसके अंदर से एनर्जी डेसिपेट होती है। माया जुंजी के सामने पहुंचने के बाद जब उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, सारी की सारी एनर्जी वहाँ पर मुर्दों की बॉडी के अंदर चली जाती है, यानी कि वो मुर्दे इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से जिंदा होते हैं। मास्टर लियू ने जहाँ पर ये चाल चली है कि उसने अपनी एनर्जी को उन मुर्दों को दे दी, जिससे काफी सारे मुर्दे उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें गेट को सेव करना है। जुंजी कहता है उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ यहाँ पर बहुत सारे मुर्दों को जिंदा कर दिया है, मुझे इन सभी का मुकाबला करना पड़ेगा, मुझे जल्दी जल्दी भागकर पोर्टल से दूसरी तरफ जाना है। स्पीड से भागता वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। जुंजी कहता है बस उम्मीद करता हूँ कि इन मुर्दों की स्पीड मेरे जितनी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग उड़ते हुए मेरे पीछे पहुंच जाए। तो जुंजी पीछे देखता है तो वाकई में उड़ सकते हैं, वो सभी लोग उसके पीछे पीछे ही आ रहे होते हैं। तो हमारा जुंजी कहता है ये लोग तो वाकई मेरे पीछे ही आ रहे हैं। वो सभी लोग कह रहे होते हैं हमारे दुश्मन को मार डालो, अपने गेट को प्रोटेक्ट करो, दुश्मन को मत छोड़ना। कहता अब मैं इन सभी से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसी वक्त उन सभी डेड बॉडीज में से एक जो ज्यादा पावरफुल होता है हमारे जुंजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। हमारा जुंजी उससे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है सर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जहाँ पर आपको परेशान नहीं करना चाहता था और ना ही मैं जहाँ पर किसी गेट को लांघने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो डेड बॉडीज की बात नहीं सुनती और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है जो भी हमारे गेट को अंदर तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करेगा हम उसे मार डालेंगे। तब वो एनर्जी को रिलीज करते हुए जुंजी के ऊपर अटैक करता है तो हमारा जुंजी अपनी तलवार को सामने करते हुए अपने स्पेशल मूव माउंटेन फॉल को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। लेकिन हमारे जुंजी को काफी बड़ा झटका लगता है जिससे ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ये कहता है इनमें से कोई भी कॉन्शियस नहीं है, चाहे मैं इनसे कितनी बात क्यों ना कर लूं, चाहे इनसे कितनी ही माफिया क्यों ना मांग लूं, ये सभी लोग बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले। वो फिर से उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कोई भी जो भी हमारे गेट को ब्रेक करेगा हम उसे मार डालेंगे। जुंजी कहता है मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ। जैसे हमारा जुंजी वहाँ पर ये सोच रहा था कि वो मरने वाला है, स्पिरिचुअल बीस्ट उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही बड़े गुस्से से सामने उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जुंजी से कहता है म्याऊ जल्दी से वापस आ जाओ, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम इनको नहीं मार पाओगे। वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है, साथ ही वो अपने पास से व्हाइट टाइगर को बाहर निकाल लेता है और उसको कंट्रोल करता है। जुंजी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। जुंजी कहता है हालांकि इसने यहाँ पर व्हाइट टाइगर की बॉडी को यूज किया है, व्हाइट टाइगर इंडिस्ट्रक्टेबल बॉडी में है, लेकिन इतने सारे मुर्दों का मुकाबला नहीं कर पाएगा, ताकि यहाँ पर मरने वाला है क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ज्यादा यंग है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर से उसे कहता है प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। जुंजी का जो व्हाइट टाइगर होता है जो कि स्पिरिचुअल बीस्ट उसकी बॉडी के अंदर
घुसा हुआ है वो उन सभी मुर्दों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, ग्राउंड के ऊपर अपना जोर से पाँव मारता है। वो ग्राउंड के ऊपर अपना पाँव जोर से मारता है तो वहाँ से काफी सारी एनर्जी निकलती है। हमारा जुंजी कहता है ये क्या, ये तो यहाँ पर सोल अटैक को यूज कर रहा है, ताकि इन सभी मुर्दों की सोल के ऊपर अटैक करना चाहता है। तो जैसे ही वो ग्राउंड के ऊपर पाँव मारता है उस एनर्जी के साथ ही वो सभी मुर्दे वहाँ पर डेसिपेट होना शुरू हो जाते हैं, उन सभी की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी मर जाते हैं। जुंजी कहता है मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट है जो कि अभी काफी ज्यादा छोटा है, उसने यहाँ पर तकरीबन 100 पावरफुल लोगों को एक ही झटके में मार दिया, वो भी एक सोल अटैक को यूज करते हुए। इसके साथ ही व्हाइट टाइगर गायब हो जाता है और उसकी छोटी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर दिया। मायाजुंजी भागता हुआ आगे बढ़ता है, जाकर उसको कैच कर लेता है और उसे कहता है मेरे नन्हे स्पिरिट बीस्ट, कितनी सारी एनर्जी को यूज करने के बाद तुम काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो, यानी कि थक चुके हो, चलो आराम कर लो। मायाजुंजी कहता है मुझे नहीं पता कि इसका ओरिजिन क्या है, लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट काफी ज्यादा स्पेशल है, यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल स्किल को यूज किया है, मुझे लगता है कि ये किसी बहुत ही पावरफुल सुप्रीम डिवाइन बीस्ट का बेबी होगा। तुम्हारे जुंजी से पूछता है क्या तुम वाकई में एक डिवाइन बीस्ट के बेबी हो, तो वो आगे से नखरे करना शुरू कर देता है। जुंजी कहता है एटीट्यूड को देखकर तो लगता है कि ये वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, लगता है ये ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मायाजुंजी उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, हर बार तो स्पिरिचुअल बीस्ट मुझे यहाँ पर डेड बॉडी से नहीं बचा पाएगा। जुंजी जब उड़ता हुआ वहाँ से जा रहा था तो उसे एक पहाड़ी के ऊपर एक घर दिखाई देता है। जुंजी उसे देखकर हैरान होता है और कहता है चलो वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। जुंजी जैसे उस घर के सामने लैंडिंग करता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, सभी लोग मर चुके होते हैं। जुंजी कहता है सीक्रेट ड्राम में पिछले कई हजार साल पहले कोई फाइट हुई होगी और जो फाइट बहुत ज्यादा सीरियस थी, हर तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। जुंजी कहता है अगर वाकई में यहाँ पर कोई बहुत ही जबरदस्त फाइट हुई थी जिसमें इतनी सारी मौतें हुई हैं तो मैंने कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना। एंशिएंट स्टार बुक के अंदर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, साइकोसिस बुक के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इस हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा क्यों नहीं हुआ। जुंजी की नजर गेट के ऊपर पड़ती है तो गेट के ऊपर एक तख्ती लगी होती है जिसके ऊपर आइस सोल लिखा होता है। जुंजी कहता है ये क्या, ये वाकई में एक आइस सोल टेंपल है। तो जुंजी उसका दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, वहाँ पर काफी सारा ओरा होता है। जुंजी कहता है बाहर की ओरा के मुकाबले में यहाँ पर जो ओरा है वो काफी ज्यादा अलग लग रहा है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। जुंजी को वहाँ पर सामने की तरफ से वो ओरा आता हुआ महसूस होता है तो उसका स्पिरिट बीस भी उसे सामने की तरफ म्याऊं म्याऊं करता है। जुंजी कहता है हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल हो रहा है, चलो फिर ठीक है आगे चलकर देखते हैं। जुंजी से कहता है स्पिरिट बीस्ट तुम यहाँ पर रेस्ट करो, बाकी का सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। इसी के साथ ही हमारा जुंजी वहाँ से सामने की तरफ जाना स्टार्ट करता है। वो सामने की तरफ जा रहा था, जब वो श्राइन को पार करके दूसरी तरफ निकलता है पर उसे एक पॉन्ड दिखाई देता है और उस पॉन्ड के सामने एक बड़ा सा पुतला होता है। उस पुतले के सामने जाने के साथ ही हमारा जुंजी अपने पास तलवार निकालता और कहता है मुझे इस पुतले के अंदर से इतनी सारी एनर्जी को महसूस हो रही है जैसे कि ये जिंदा है और मुझे देख रहा है। उसी वक्त उस पुतले की आंखों के अंदर से एक लेजर बीम फायर होती है जो कि सीधी हमारे जुंजी पर अटैक होता है। जुंजी अपनी तलवार को सामने करते हुए उस लेजर बीम को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, कहता है इसकी पावर तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है और जो मेरी सोल को वेट कर रही है। जबकि उसी वक्त उसे वहाँ पर वो बंदा दिखाई देता है जो कि एक एम्परर होता है। वो कहता है ये बात तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है, पिछले 7000 साल से मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, तुम आज पहले इंसान हो जो यहाँ पर इस जगह के ऊपर पहुंचे हो, तुम इस टेंपल में पहले हो। मैं जुंजी से कहता है सर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, यहाँ से जाने दे। वो उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए एक टेस्ट को प्रिपेयर किया है। जुंजी कहता है तुम यहाँ पर किस टेस्ट की बात कर रहे हो। वो एम्परर से कहता है मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, मेरा नाम आइस सोल एम्परर है, मैं इस आइस सोल टेंपल का एम्परर हूँ। एक सीक्रेट मेथड को यूज करते हुए अपनी बची हुई रेमिनेंट सोल को यहाँ पर इस बड़े से स्टैचू के अंदर प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि कोई यहाँ पर आए और उसे अपने हजारों साल की लेगेसी में उसे दे सकूं। जितनी भी जिंदगी की जमा पूंजी है वो सारी की सारी मैं उसे दे दूंगा, अपनी सारी कल्टीवेशन और अपनी सारी की सारी टेक्निक्स उस बंदे को दे दूंगा जो मेरे टेस्ट को पास कर देगा, वो मेरा इनहेरिटर बनेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 196 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंजी इस आइस सोल एम्परर की पावर्स ले पाएगा, इसके इनहेरिटेंस पावर ले पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग की एपिसोड 197 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी एक और टेंपल के अंदर जाता है जहाँ पर सामने उसे पॉन्ड के सामने एक बड़ा सा स्टैचू दिखाई देता है। तो वहाँ पर से उसे एक इंसान की आवाज आती है जो उसे कहता है आइस पैलेस का किंग है, वो आइस पैलेस का एक एम्परर हुआ करता था। आज वो यहाँ पर हमारे जुंजी का टेस्ट लेने वाला है, अगर हमारे जुंजी ने टेस्ट को पास कर लिया तो वो अपनी सारी इनहेरिटेंस की पावर उसे दे देगा। हमारा जुंजी पहले उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो यहाँ पर इसके कौन से टेस्ट लेने की बात कर रहा है। तो जुंजी हैरान होकर उससे पूछता है क्या तुम वाकई में आइस पैलेस के एम्परर हुआ करते थे। जुंजी उसे कहता है सीनियर तक क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 7000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर क्या स्टोरी हुई थी, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों मरे हुए हैं। तो वो उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ की सारी स्टोरी बताऊंगा कि 7000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। अगर तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया तुम्हें पहले मेरे टेस्ट को पास करना पड़ेगा। जुंजी उसे कहता है तो फिर सीनियर मुझे बताओ कि मेरा टेस्ट कौन सा होने वाला है, तुम मेरा क्या टेस्ट लेने वाले हो। तो इसी के साथ ही उस आइस एम्परर का एम्प्रिंट वहाँ पर बाला लेकर निकल आता है और उसे कहता है तो तुम्हारा आखिरी टेस्ट यही होने वाला है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे हराना होगा, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मेरी सारी इनहेरिटेंस की पावर
पावर तुम्हारी हो जाएगी। अपने भाले को यूज करते हुए एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर सामने एक बड़ी सी पाम बना लेता है और उस पाम के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने लगा है। दूसरी तरफ से हमारा जुंजी भी अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को यूज करते हुए सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी पाम को हिस्सों में काट देता है। देखकर तो एम्पर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करो, मुझे भी तो देखने दो कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो। अगर तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं करोगे कि तुम मेरे जैसे एक एम्पर को कैसे हरा पाओगे। तो वो भी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट करता है जो कि एक बड़ा सा ईगल होती है। उसकी मास्टर स्पिरिट एक फायर ईगल होती है। वो उस फायर ईगल के साथ जुंजी के ऊपर अटैक करता है। जुंजी भागते हुए उसके अटैक्स को अवॉइड करता है। हमारा जुंजी भागते हुए सोच रहा होता है इसकी स्पीड काफी ज्यादा है लेकिन मेरी स्पीड इससे भी ज्यादा है, ये स्पीड में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा जुंजी स्पीड के मुकाबले में काफी ज्यादा तेज होता है। आइस एम्पर का ईगल भी देखकर काफी हैरान होता है कि ये तो सामने से गायब हो गया, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। उसी वक्त हमारा जुंजी उसके पीछे अपीयर होता है। पीछे अपीयर होने के बाद अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगा है। आइस पहले से एम्पर कहता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है। इसी के साथ ही वो फिर से अपने पास से फायर के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है जबकि हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसका एक पंख काट देता है। इस बात से तो आइस एम्पर और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे साथ डायरेक्टली फाइट कर रहे हो, डायरेक्टली फाइट में तुमने मेरा पंख काट दिया। यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और दोनों की एनर्जीज डेसिपेट होने के बाद दिखाते हैं। इस एम्पर घुटनों के बल नीचे बैठा होता है और उसके कंधे के ऊपर चोट लगी होती है। वो कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही रेकलेस हो लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट देखकर मुझे काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम यहाँ पर कम्प्लीटली मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे, ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारा जुंजी उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें कम्प्लीटली हरा नहीं पाऊंगा। इसी के साथ ही आइस एम्पर की बॉडी के अंदर से कुछ ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। इस बात से वो भी काफी हैरान होता है। फिर साथ ही वहाँ पर ब्लू कलर की फायर एक्टिवेट होती है और उसके साथ ही आइस एम्पर की पूरी बॉडी वहाँ पर जलकर खाक हो जाती है। जलकर खाक होने के बाद उसका कुछ भी नहीं बचता। हमारा जुंजी वहाँ पर टेस्ट को पास कर चुका है। इसी के साथ ही हमारे जुंजी को पीछे से आवाज आती है। एम्पर से कहता है जहाँ पर तुमने मुझसे फायर किया अपनी जान को दांव पर लगाकर, तुम्हारे इस आखिरी वाले मूव ने तो मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इस तरह की पावर्स भी हैं। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइज वॉरियर हो। और इसी के साथ ही फिर से पीछे से आइस एम्पर निकल आता है और उसे कहता है तुमने मेरे फाइनल टेस्ट को पास कर लिया है, तुम पास हो चुके हो। हमारे जुंजी से कहता है तो अभी मैं जिससे फाइट कर रहा था क्या वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक इल्यूजन थी, यानी कि मैं तुम्हारी इल्यूजन को अभी भी हराया था। उसे कहता है हाँ तुमने मेरी इल्यूजन को ही हराया था, चलो ठीक है अब मैं अपनी सारी की सारी रिसोर्सेज तुम्हें देने वाला हूँ। बाद से मेरी सारी की सारी इनहेरिटेंस की पावर तुम्हारी हो जाएगी। जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जबकि हमारा जुंजी आगे से हंसना शुरू कर देता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। उसकी पावर्स को डेसिपेट करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ। पहले से एम्परर से कहता है अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस की पावर नहीं चाहिए। हमारा जुंजी अपनी ब्लैक होल स्वॉर्ड को सामने करते हुए एनर्जी शील्ड क्रिएट करता है और उसे कहता है जब मैं यहाँ पर स्टेप इन हुआ था, जब जैसे मैं यहाँ पर आया था उसी वक्त तुमने अपनी सोल के टुकड़ों को बहुत ही छोटे छोटे जरूर में चेंज कर दिया और मेरी बॉडी के अंदर उनको डाल दिया ताकि वो मेरी बॉडी के अंदर जाकर मेरी सोल को इरोड कर सके। इसका मतलब यह है कि जब से मैं यहाँ पर आया तुम मेरी सोल को करप्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम देख सको कि मैं किस लायक हूँ। उसके बाद तुमने यहाँ पर इस टेस्ट का नाटक किया। मैं इस टेस्ट को पास करता हूँ तो तुम रिसोर्सेज देने के बहाने मेरी बॉडी के अंदर घुस जाओगे और मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लोगे। अब जबकि मुझे यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आइस सोल एम्पर होने का नाटक कर रहे हो। लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है या फिर तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो। इसी के साथ ही आइस सोल एम्पर अपना चेहरा बदलता है तो वो एक बुढ़ा खुसट होता है। वो उसे कहता है मैं ये सब कुछ कैसे पता चल गया, तुम्हें ये पता नहीं होना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है मैंने यहाँ पर आते हुए रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज देखी थी। वो सारी की सारी डेड बॉडीज वो एंशिएंट इमॉर्टल सेक्टर के ही लोग थे जो यहाँ पर मर गए थे, जो इस गेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे और सभी लोग वहाँ पर एक ना एक ही बात कह रहे थे तो भी इस गेट में इंटर होगा उसे मार दिया जाएगा, हमें इस गेट को प्रोटेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर आया, अगर तुम यहाँ के असली के आइस सोल एम्पर होते तो तुम भी यहाँ पर मुझे सेक्टर के बारे में कोई ना कोई बात जरूर करते, लेकिन तुमने यहाँ पर सेक्टर के बारे में कोई बात नहीं की। एम्पर से कहता है तो क्या सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह है कि तुमने मेरे पर शक किया। माशुंजी से कहता है नहीं यही एक वजह नहीं है, इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि जब मैं यहाँ पर एंटर हुआ था उसी वक्त मुझे महसूस हुआ था कि यहाँ पर एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन बिछी हुई है, यानी कि ये कोई आइस सोल पैलेस नहीं है बल्कि ये कोई और जगह है। तुमने मेरे आसपास एक बड़ी इल्यूजन बिछाई हुई है और सामने जो तुम्हारा स्टैचू है ये स्टैचू भी असली नहीं है बल्कि ये भी फेक है। सारी की सारी एक अरे फॉर्मेशन है जो कि एक इल्यूजन फॉर्मेशन है जिसे 8th लेवल के अरे फॉर्मेशन कहा जाता है। तो आइस सोल एम्पर आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है लड़के तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो। वो ताली बजाते हुए कहता है तुमने वाकई में सब कुछ समझ लिया, ये सारे का सारा एक जाल है, बड़ी सी अरे फॉर्मेशन है जिसके अंदर तुम फंस चुके हो। जैसे वो ताली बजाता है तो हमारे जुंजी के इर्द गिर्द सब कुछ चेंज हो जाता है। वो जुंजी से कहता है वो सीक्रेट सोल मैजिक जिसे तुमने खुद ही कहा था कि मैंने अपनी सोल के जरों को तुम्हारी बॉडी के अंदर भेज दिया है, सोल मैजिक की वजह से अब तक तुम्हारी सोल करप्ट हो चुकी होगी। अब तुम्हें यहाँ पर अपने दिमाग की एक छोटी सी उमंग को यूज करते हुए, अपने दिमाग की एक छोटी सी सोच को यूज करते हुए तुम्हें यहाँ पर अगर चाहूँ तो घुटनों पर ला सकता हूँ, अगर चाहूँ तो तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। और फिर वह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। जुंजी से कहता है तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बॉडी पर कब्जा कर सकते हो तो ऐसा तो होने से रहा। इसके साथ ही हमारा जुंजी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है तो वो वहाँ पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है हमारे जुंजी की ब्लू फायर के साथ। तो इससे वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है, चिल्ला चिल्ला कर उसे कहता है, वो कहता है मेरा सीक्रेट मैजिक तुम्हारे पर काम क्यों नहीं कर रहा, मेरा
सोल मैजिक ऐसे कैसे बेकार हो सकता है। तुम्हारा शुंजी उसको घुटनों पर नीचे ले आता है और उसके बाद उसे कहता है चलो अब जल्दी से बको कि तुम कौन हो। उसके बाद वो बंदा उसे अपना नाम बताना शुरू करता है। वो उसे कहता है मेरा नाम डेविड ही है, मैं भी इमॉर्टल वर्ल्ड का ही एक मेंबर हूँ, मुझे लॉर्ड ऑफ फैंटम भी कह सकते हो। तुम्हारा शुंजी उसे कहता है तो ये भी इमॉर्टल वर्ल्ड से है, जैसा कि मुझे लॉर्ड ऑफ डिजास्टर्स के बारे में पता है कि वो भी इमॉर्टल वर्ल्ड से है। ये भी उसी की तरह बहुत ही ज्यादा कमीना और बुरा इंसान है जिस तरह के लॉर्ड ऑफ डिजास्टर्स है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। तुम्हारा शुंजी उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए अपने स्पिरिट बीस्ट को निकालता है और उसे कहता है जाओ जाकर इसको खा जाओ, आज से ये तुम्हारा खाना है। तो वो जैसे ही चलाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एनर्जी को रिलीज करता है। तो आपको पता होगा कि पिछली बार भी इसने अपने स्पिरिट अटैक को यूज करते हुए उनकी सोल को इरोड कर दिया था, मुर्दों की सोल को। इसकी सोल को भी इरोड कर सकता है। तो वो जोर जोर चलाना शुरू कर देता है और उसे कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें मुझसे जो कुछ भी जानना है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन प्लीज ये मेरी सोल को इरोड कर रहा है, ये मेरी सोल को निगल जाएगा। शुंजी अपने स्पिरिट बीस्ट को वापस बुला लेता है और कहता है म्याओ चलो जल्दी से वापस आ जाओ, मैं इससे अभी कुछ और भी जानना है। तुम्हारा शुंजी से कहता है अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि 7000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। अगर तुम मुझे बता देते हो तो उसके बाद शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं कि 7000 साल पहले यहाँ पर इतना खून खराबा कैसे हुआ था। एम्परर से कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। 7000 साल पहले यहाँ पर सब कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। ऐसे ठीक 7000 साल पहले यहाँ पर एक सेक्टर हुआ करता था, इमॉर्टल स्टार सेक्टर। उन लोगों ने ट्रू स्पिरिट मेन लैंड के ऊपर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था, पूरी की पूरी तरह से, पूरे के पूरे मेन लैंड के ऊपर उन्हीं का कब्जा था, पूरे मेन लैंड के ऊपर उनका कब्जा था। इसका मतलब ये था कि उनके पास एंडलेस रिसोर्सेज थे, उनके पास बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिससे वो अपनी एनर्जी को बढ़ाते थे। इमॉर्टल स्टार सेक्टर से जलने वालों में एक बहुत ही बड़ा दूसरा सेक्टर था जिसका नाम इमॉर्टल वर्ल्ड था। हिमनली वर्ल्ड के लोगों ने इनके खिलाफ एक वार छेड़ दी। इमॉर्टल वर्ल्ड और इमॉर्टल स्टार सेक्टर में जो वार हुई थी वो यहीं पर हुई थी। इस वक्त तुम लोग जिस जगह के ऊपर खड़े हो ये इमॉर्टल स्टार सेक्टर वालों का सेक्टर हुआ करता था। शुंजी से कहता है तो उसके बाद क्या हुआ, उस वार का नतीजा क्या निकला। वो उसे कहता है लॉर्ड ऑफ फैंटम उसे कहता है मैं क्योंकि इमॉर्टल वर्ल्ड की तरफ से फाइट कर रहा था, हम लोग हार गए, लेकिन इमॉर्टल स्टार सेक्टर वालों को भी बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचा था। उस वक्त इमॉर्टल स्टार सेक्टर वालों के पास एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर हुआ करता था जो कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और उनका सेक्टर डिक्लाइन में चला गया। इस इमॉर्टल स्टार सेक्टर वालों की पावर बहुत ज्यादा कम रह गई। तुम्हारा शुंजी से कहता है मुझे ये बताओ कि वो बंदा कौन था जिसने शुई लूक्यू के खिलाफ फाइट की थी। शुई लूक्यू के खिलाफ फाइट करने वाला बंदा कौन था जिसने यहाँ पर ये सारी की सारी जंग छेड़ी थी। लॉर्ड ऑफ फैंटम उसे कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता है, तुम्हें स्टार गार्डेस और दूसरे बंदे के बारे में कैसे पता चला। लॉर्ड ऑफ फैंटम उसे कहता है अच्छा मैं तुम्हें इस बंदे के बारे में बताता हूँ, उसका नाम ज़ियोस डी था और वो एक बहुत ही फेमस फिगर था हमारे इमॉर्टल वर्ल्ड में। उसने एंशियंट मेटासाइकोसिस सेक्टर की बुनियाद रखी थी। इसके अलावा उसने बहुत सारे दूसरे कबीलों को इकट्ठा किया और बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जब एम्परर लेवल तक पहुंच गया, यानी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए जब वो एम्परर लेवल तक पहुंच गया, उसके बाद अपने आप को उसने मेटासाइकोसिस एम्परर कहना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उसके टाइटल से जलने वाले बहुत सारे लोग थे। हमारा शुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था तो इसका मतलब यह है कि उस दिन उस बड़े से वेंगजिन स्टोन के टूटने के बाद मैंने जो इल्यूजन देखी थी जब शुई qian वहां पर फाइट कर रही थी, मुझे वहां पर एक लड़की दिखाई थी जिसका नाम शुई लूक्यू था और उसके साथ एक बंदा था जो उसके साथ फाइट कर रहा था। तो इसका मतलब यही है वही ज़ियोस डी था और वही मेटासाइकोसिस एम्परर बना था। मैंने वहीं पर पहली बार अपने रीइंकार्नेशन स्टोन को देखा था। मुझे लगता है कि इनमें से एक ने इस रीइंकार्नेशन स्टोन को बनाया होगा। अब क्योंकि मेरे पास रीइंकार्नेशन स्टोन है इसी वजह से मैं इनकी हिस्ट्री को देख सकता हूँ। ऊपर से मेरे पास मेटासाइकोसिस एम्परर की बुक भी है। तो लॉर्ड ऑफ फैंटम उसे कहता है तो ये सारी की सारी वार तो असल में ज़ियोस डी की वजह से हुई थी। तो ज़ियोस डी ने यहाँ पर सब कुछ प्लान किया था। हमारे सेक्टर वालों ने इमॉर्टल वर्ल्ड के सेक्टर के लोगों ने उसे वहां पर भेजा था एक टास्क देकर। उन्होंने कहा था कि तुम्हें शुई लूक्यू के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना है, तुम इमॉर्टल स्टार सेक्टर को अंदर से जान सको और उन्हें तबाह कर सको। ये उसकी टास्क थी और उसने अपने टास्क को पूरी तरह से पूरा किया। शुई लूक्यू की फुल पावर के साथ अगर वो ज़ियोस डी के साथ फाइट करती, उस वक्त जब ज़ियोस डी इतना पावरफुल नहीं था तो वह उसे हरा सकती थी, लेकिन क्योंकि वो इस बंदे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी इसी वजह से वो उसके खिलाफ अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर पाई। लेकिन दूसरी तरफ से ज़ियोस के पास उसका मिशन था, उसने अपनी फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक किया, उसने लूक्यू के ऊपर अटैक किया। उस दिन हमारे मेटासाइकोसिस एम्परर ने उसके पास उसका रीइंकार्नेशन स्टोन छीन लिया। उसके रीइंकार्नेशन स्टोन के छीनने के बाद वो नहीं बच पाई। कुछ अर्सा के बाद उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसके मरने के बाद उनका जो एंशिएंट इमॉर्टल स्टार सेक्टर था ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, वो इस सीक्रेट राम के अंदर ट्रैप हो गया। यानी कि वो सारे का सारा यही है उनका इमॉर्टल स्टार सेक्टर। शुंजी कहता है मैं तो उस इमॉर्टल स्टोन की वजह से ये सब कुछ देख सकता हूँ जो कि मेटासाइकोसिस एम्परर की बात से मुझे मिला है। रीइंकार्नेशन स्टोन जो मुझे मिला है उससे मैं ये सारी हिस्ट्री देख सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिu जियांग का इस सबसे कोई ताल्लुक है। लिu जियांग का शुई लूक्यू के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है, इस सब का मुझे भी पता लगाना बाकी है। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 197 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी को काफी सारी सच्चाइयों के बारे में पता चलता है कि एंशिएंट इमोर्टल टाइम इमोर्टल सेक्टर और इमोर्टल वर्ल्ड के वालों के दरमियान क्या फाइट हुई थी। 7000 साल पहले यहाँ पर फाइट हुई थी और गार्डस यानी शुई लूक्यू के मरने के बाद इन रीइंकार्नेशन स्टोन मेटासाइकोसिस एम्बर के पास चला गया, जिसके बाद ये हमारे जुंजी के पास आया, जिसकी वजह से हमारे जुंजी को ये सारी मेमोरीज दिखाई देती है। हमारा जुंजी यहाँ पर अपनी ल्यूजियांग के बारे में जानना चाहता है, क्या है ल्यूजियांग का लुई शूक्यू के साथ क्या ताल्लुक है, उसके लूक्यू के साथ क्या ताल्लुक है। जुंजी कहता है या तो मेरी एबी का इसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक है या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। ये सब कुछ कैसे पता चल सकता है? मुझे ये सब कुछ वहीं पर जाकर पता चल सकता है अगर मुझे यहाँ पर कोई टेंपल मिल जाए जो कि स्टार गॉडेस का हो, यानी कि शुई लूक्यू का हो। मुझे उस टेंपल में जाकर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमारा जुंजी वहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है, उसी वक्त लॉर्ड ऑफ फैंटम सोच रहा होता है क्योंकि मुझे यहाँ पर से भागना होगा। मैं इस लड़के से फाइट करूंगा तो फाइट में जीत नहीं पाऊंगा, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। उसने अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ किया होता है, अपने हाथ के अंदर वो फायर को एक्टिवेट करता है और उसी फायर के साथ सामने की तरफ अटैक कर देता है। वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला है, फिर साथ ही उसे कहता है मैं यहाँ से भागकर जाने वाला हूँ। साथ ही वो जोर जोर से हंस रहा होता है। जैसे वो वहाँ से भागकर जाने लगता है तो हमारे जुंजी का स्पिरिट भी उसका पीछा करता है। भी बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो वहाँ पर ऊपर एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर गायब हो जाता है। जुंजी का स्पिरिट बीस भी उसे पकड़ नहीं पाता। हमारा जुंजी कहता है तो वो भाग गया, तुम भी उसको पकड़ नहीं पाए। स्पिरिट बीस भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पाता। सबके यहीं पर से में दूसरा सीन एक दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर वो पोर्टल दोबारा ओपन होता है। उस पोर्टल के ओपन होने के बाद लॉर्ड ऑफ फैंटम वहाँ पर से बाहर निकलता है और कहता है उस बकवास बीस्ट ने मेरी काफी सारी सोल को नुकसान पहुंचा दिया है क्योंकि वो मेरी सोल को डैमेज कर सकता था। अगर मैं दोबारा उसको देखूंगा तो मैं उसको खुद ही मार डालूंगा, मैं उसे इस बात का बदला जरूर लेकर रहूंगा। ये उस रूम के अंदर आया होता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारा खजाना पड़ा होता है। वो कहता है मुझे तो बहुत अच्छी बात है कि जब अपनी पिछली लाइफ में मैंने यहाँ पर आइस सोल एम्पर की जान ली थी, जब मैंने उसे असैसिनेट किया था तो उसका सारे का सारा खजाना मेरे पास ही है। उसके सारे रिसोर्सेज और उसके सारे के सारे खजाने को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था। अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मैं बहुत ही जल्दी अपने आप को दोबारा से रिकवर कर सकता हूँ। उसके बाद मैं उस लड़के को ढूंढूंगा, उस लड़के को मार डालूंगा, उसकी बॉडी अपने पास रख लूंगा, यानी कि उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके खुद उसकी बॉडी में घुस जाऊंगा तो मेरे पास एक नई जिंदगी आ जाएगी। वो वहाँ पर अपने खजाने को ही देख रहा होता है कि उसी वक्त हमारा जुंजी और उसका आइस सोल वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जुंजी का जो स्पिरिट बीस्ट होता है, उसका स्पिरिट बीस्ट अब एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर बनकर उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? जुंजी से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जबकि हमारा जुंजी से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। वैसे भी तो मैं यहाँ पर ट्रेजर्स और इसी तरह की चीजें ढूंढने के लिए आया था और मुझे यहाँ पर ये सारी चीजें तुमने ढूंढ दी। मुझे नहीं लगता कि शिकारी कभी भी अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ता। स्पिरिट बीस्ट ने तुम्हारे पर अपनी छाप छोड़ी थी, तुम वहाँ कर अगर यहाँ पर भी चले आए तो ये यहाँ पर भी तुम्हें ढूंढ सकता था। लॉर्ड ऑफ फैंटम चलाकर उसे कहता है मेरे करीब मत आना, मैं मरना नहीं चाहता। तो हमारा जुंजी अपने सोल से कहता है जाओ जाकर इसको खा जाओ। तो वो आगे बढ़ता है, जाकर उसको खाना शुरू करता है। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर जाता है। तो उसकी सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो भी शायद वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। इसी के साथ ही वो दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो हमारा जुंजी कहता है तुमने यहाँ पर एक मार्शल एम्परर की सोल के रेमिनेंट्स को एब्जॉर्ब किया है, यानी कि ये बंदा जिसको तुमने अभी अभी एब्जॉर्ब किया है वो एम्परर लेवल का था। अब तुम्हें यहाँ पर इस पावर को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, अब तुम्हें काफी देर तक रेस्ट करनी पड़ेगी, सारी पावर को रिफाइन करोगे तभी तुम ठीक रह पाओगे। वहीं पर सो जाता है। हमारा जुंजी उसे उठाकर वापस अपने पास रख लेता है। फिर हमारा जुंजी कहता है चलो यहाँ पर चेक करने दो, आखिर आइस सोल एम्परर मेरे लिए यहाँ पर क्या खजाना छोड़कर गया है। हमारे जुंजी के हाथ में यहाँ पर काफी बड़ा खजाना लगा है। तो उस खजाने को लेने के बाद हमारा जुंजी वहाँ से पता नहीं किधर जाएगा। फिर यहीं से नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे यंग मास्टर बाइली को दिखाते हैं। तो स्वर्ड मास्टर बाइली और उसके साथ यंग मास्टर सू होता है। यंग मास्टर सू से सारी बात बताता है। बाइली उसे कहता है क्या तुम वाकई में यही बात कह रहे हो? तुम और तुम्हारे साथ ल्यूसी थी और तुम लोग वहाँ से निकल आए और इसके साथ साथ यंग मास्टर लियो यंग मास्टर लिन थे, वो दोनों ने मिलकर हमारे स्वर्ड मास्टर लूजू को दूसरी राम के अंदर ट्रैप कर दिया है। यंग मास्टर सू से कहता हाँ ये बात वाकई में कंफर्म है। उनके वहाँ से चले जाने के बाद मैंने इस अरे फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश की ताकि मैं टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करके स्वर्ड मास्टर लूजन को वहाँ से निकाल सकूं, लेकिन अफसोस मैं अकेला ये नहीं कर पाया और ना ही मुझे दोबारा वहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे की लोकेशन पता चल सकी। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर शांत रहेंगे, आपको शांति से काम लेना होगा। आपको पता है ना कि स्वर्ड मास्टर लूजन हर मुश्किल से निकल आते हैं, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि वो इस मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। पहली बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पापर्स को रिलीज करते हुए कहता है मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली ये सीक्रेट ड्राम, इसका आई के कोना बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तुम ही ने कहा था कि वहाँ पर बहुत सारे मुर्दे भी थे जो जिंदा हो रहे थे, लगता है कि मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए जाना पड़ेगा। मास्टर सू से कहता है बाइली तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम अब क्या करना चाहते हो? तो बाइली से कहता है मुझे कुछ लोगों की जान लेनी है, उन सभी लोगों को मारना है जिन लोगों ने मेरे ब्रदर को वहाँ पर दूसरी राम के अंदर ट्रैप किया है। तो यहीं से नेक्स्ट सीन में फिर से जुंजी का दिखाया जाता है। हमारा जुंजी अभी भी सीक्रेट राम के अंदर ही होता है और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। हमारा जुंजी कहता है मेरे पास बहुत सारे ह्यूमनली ट्रेजर्स हैं, सारे ह्यूमनली ट्रेजर्स के साथ मेरी कल्टीवेशन पिछले 3 दिन में 2 लेवल्स के साथ आगे बढ़ी है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को 2 लेवल्स के साथ आगे बढ़ा दिया, मैं पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तो मेरा गैस बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो टेलीपोर्टेशन अरे यहीं पर आसपास होनी चाहिए, वो यहाँ पर अंडरग्राउंड में होगी। अगर मैं यहाँ पर श्राइन के अंदर जाता हूँ तो हमारा जुंजी श्राइन के अंदर जाता है तो वहाँ पर वाकई में टेलीपोर्टेशन
टेलीपोर्टेशन अरे होती है। हमारा जुंजी वहाँ पर अकेले इस टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट कर लेता है। उसको एक्टिवेट करने के बाद जुंजी कहता है जी तो मैं काफी ज्यादा लकी रहा जी, तो वाकई में जहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे है मैं दूसरी तरफ निकलूंगा। उसी तरफ हमारा जुंजी उसी जगह के ऊपर निकलता है जहाँ पर यंग मास्टर सू खड़ा होता है। वो यंग मास्टर सू के सामने अपीयर होता है। उसे कहता है स्वॉर्ड मास्टर लूजन तुम तो वाकई में वही हो, तुम वाकई में सीक्रेट रूम से निकल कर आ गए हो। वो सीक्रेट रूम बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हमारा जुंजी से कहता है हाँ मैं वहाँ से निकल कर आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यंग मास्टर सू से कहता है जब हम दोनों सीक्रेट रूम से बाहर निकले तो हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। हमें पता चला कि तुम्हें ट्रैप कर दिया गया है, तो हम दोनों ही तुम्हारे लिए टेलीपोर्टेशन अरे को ढूंढने के लिए अलग अलग हुए थे। ल्यूसी इस वक्त दूसरी तरफ है और मैं जहाँ पर हूँ। दोनों तुम्हें बचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, साथ ही यंग मास्टर सू से कहता है अच्छा मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे ब्रदर स्वॉर्ड मास्टर बाइली के बारे में है। जुंजी से कहता है बाइली गोंगशेंग के बारे में, उसे क्या हुआ, चलो जल्दी से बताओ कि उसके बारे में क्या बात बतानी है। मास्टर सू से कहता है जब मैंने वापस आकर सारी बात स्वॉर्ड मास्टर बाइली को बताई तो स्वॉर्ड मास्टर बाइली इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए जो यंग मास्टर लिन और उसके साथ साथ यंग मास्टर लियू दोनों को मारने के लिए जा रहा है। तुम्हारा जुंजी से कहता है वो दोनों के दोनों ही बहुत बड़े कमीने और शातिर इंसान है। अगर ये अकेला जाकर उन दोनों से फाइट करेगा तो इसे बहुत ही बुरी तरह से हार होने वाली है, क्योंकि वो दोनों बहुत सारे ट्रेजर्स को यूज कर रहे हैं। उनके पास हीमनली वेपन्स हैं। ये अपनी ब्लैक स्वॉर्ड निकालता है और कहता है चलो मुझे जल्दी से जाकर उसे ढूंढना होगा। अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो ये सब कुछ मेरी वजह से होने वाला है। तो अगर उसके साथ उन्होंने बुरा किया तो मैं उन लोगों के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और उसके बाद उन्हें अपने स्पिरिट बीस्ट को खिला दूंगा। नेक्स्ट सीन में दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मास्टर बाइली उन तीनों के सामने पहुंच जाता है। तो जहाँ पर तीन लोग होते हैं, तो यंग मास्टर लिन होता है, दूसरा उसके साथ यंग मास्टर लियो और उसके साथ उसकी साथी लड़की होती है। तो बाइली उनके सामने खड़े होकर उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो तीनों से कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर हमारे रास्ते में खड़े होकर हमें रोकने की। बाइली गोंगशेंग तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि तुम हम तीनों का मुकाबला कर सकते हो, जल्दी से हमारे रास्ते से दफा हो जाओ। बाइली उन लोगों से कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम लोगों ने मेरे ब्रदर के साथ जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं उसका बदला लेने के लिए आया। साथ ही वो तलवार को घुमाते हुए इनके ऊपर अटैक करता है। तो यंग मास्टर लिन आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है लगता है कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, बिल्कुल अपने उस स्वॉर्ड मास्टर लूजन की तरह, क्योंकि वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा था। लेकिन मुझे तो वहाँ पर उसके साथ कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला, हमने उसे सीक्रेट रूम के अंदर ट्रैप कर दिया, वरना मैं उसे अपने हाथों से मारता। यंग मास्टर लिन भी अपनी तलवार को घुमाते हुए बाइली के अटैक को ब्लॉक करता है। इसी के साथ ही हमारा बाइली फिर से आगे बढ़ता है और साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को भी रिलीज कर रहा है। तो उसकी मास्टर स्पिरिट भी एक ईगल होती है, फायर ईगल, और फायर ईगल के साथ वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो फायर ईगल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। यंग मास्टर लिन ने जो क्लॉक पहना होता है वो अपने क्लॉक को सामने की तरफ करता है और उसका अटैक वहीं पर डेसिपेट हो जाता है। बाइली भी ये देखकर बहुत सा हैरान होता है। उस सबके दूसरी तरफ से यंग मास्टर लिन उसे कहता है क्या हुआ, अरे इस छोटी मोटी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो और तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए थे, ये तो बड़ी बड़ी हंसी की बात है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा मजाकिया हो। फिर वो एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा बाइली सोच रहा होता है अपने ऊपर जो बड़ी सी हुडी पहनी हुई है, यानी कि जो बड़ा सा क्लॉक पहना हुआ है, ये एक स्पिरिट वेपन है, यानी किंग लेवल का वेपन है जो किसी भी अटैक से इसको डिफेंड करता है। मास्टर लिन जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाकी के दोनों भी उसे कहते हैं हम लोग भी तुम्हारी हेल्प करते हैं। वो दोनों भी अपने अपने वेपन उठाते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब बाइली उनसे कहता है मैं इतना भी तुम लोगों से डरता नहीं हूँ कि मैं तुम तीनों का मुकाबला एक साथ ना कर सकूं, और वो भी अपनी तलवार को निकालकर उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। जबकि यहीं पर यंग मास्टर लिन अपने पास से एक और चीज निकालता है, वो एक छोटा सा क्रिस्टल होता है जिसे इल्यूजन क्रिस्टल कहते हैं। वो कहता है इसको टेस्ट करने का वक्त आ चुका है, चलो देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं और इसके साथ क्या किया जा सकता है। तो इल्यूजन स्टोन को वहीं पर सामने करता है तो उसके अंदर से तरंगे निकलती हैं जो कि सीधी बाइली के माथे पर लगती हैं। जैसे ही वो तरंगों के साथ इफेक्टेड होता है उसी वक्त उसे वहां पर हमारा जुंजी दिखाई देता है। तो जुंजी दिखाई देता है कि जुंजी की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लग रहे हैं और जुंजी मर गया है। ये देखकर बाइली को काफी बड़ा इफेक्ट होता है, क्योंकि किसी अपने के मरने के वक्त इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर से थोड़ी देर के लिए कंट्रोल खो देता है। वक्त यंग मास्टर लिन उसकी चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा कट लगाता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद वो तीनों उसके सामने खड़े हो जाते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। यंग मास्टर लियू से कहता है वो स्टोन था जिसे इल्यूजन स्टोन कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर रास्ते में आते हुए हम एक रैलिक साइड के ऊपर से ये मिला था। स्टोन की मदद से हम लोग किसी को भी इल्यूजन में डाल सकते हैं। अरे जैसे लोगों के लिए ये बिल्कुल एक परफेक्ट वेपन है, तुम्हारे जैसे पागल लोगों को हम लोग इस तरह के इल्यूजन में डालकर बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। यंग मास्टर लिन फिर से अपनी तलवार को उठाता है और उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, तुम तो यहाँ पर हमें मारने के लिए आए थे और अपने भाई का बदला लेने के लिए आए थे, मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर रेडी हो मरने के लिए। तो अपनी तलवार उठाकर जब उसे मारने लगता है बाइली भी अपनी तलवार उठाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर लूजर हो, मैं यहाँ पर हारने वाला नहीं हूँ। फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ अटैक करता है और उसके अटैक को डेसिपेट कर देता है। इस बात से यंग मास्टर लिन फिर से काफी हैरान होता है और कहता है ये क्या, तो मेरी तलवार को यहाँ पर तोड़ दिया, यानी कि मेरे बैरियर को भी यहाँ पर तोड़ दिया और साथ मेरे अटैक को भी डेसिपेट कर दिया। बाइली तलवार लेकर आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसे कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। बाइली के पास भी अरोरा स्वर्ड इंटेंट है जो कि 9th लेवल का है, तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसी के साथ यंग मास्टर लिन अपने पास एक और ट्रेजर निकालता है। उसके पास काफी सारे ट्रेजर्स होते हैं। उसके पास एक और क्रिस्टल होता है जिसे लूशंग जेड कहते हैं। वो अपने पास से लूशंग जेड निकालता है
और उसे सामने की तरफ फेंक देता है। मास्टर बाइली जैसे उसके करीब पहुंच रहा होता है वो लूशन जेड उसकी बॉडी के साथ टकराता है। तो वो भी एक किंग लेवल का वेपन होता है तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वहाँ पर एक धमाका होता है। हमारा स्वर्ण मास्टर बाइली इस बार वाकई में जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। मास्टर बाइली उसे कहता है अगर तुम्हारे पास इतने सारे वेपन और इतने सारे ट्रेजर्स नहीं होते तो मैच यहाँ पर तुमसे कभी भी नहीं हारता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 198 का एंड करेंगे। स्वर्ण मास्टर बाइली के साथ वैसे तो काफी ज्यादा बुरी होने वाली है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग स्वर्ण किंग के एपिसोड 199 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बाइली कोंगशेंग मास्टर लिन और यंग मास्टर ल्यू के साथ फाइट कर रहा होता है। तो यंग मास्टर लिन अपने पास से काफी सारे स्पेशल इक्विपमेंट्स को यूज कर रहा होता है जो कि ट्रेजर्स होते हैं, किंग लेवल के वेपन्स होते हैं। उनके साथ वो बाइली कोंगशेंग को हरा देते हैं। बाइली कोंगशेंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है लोगों ने यहाँ पर गोल्डन गेट के सारे ट्रेजर्स को यूज कर दिया जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हारा, वरना तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते थे, तुम बहुत सा कमजोर हो। क्योंकि यंग मास्टर लिन उसे गुस्से के साथ कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझसे हारे हो। साथ ही वो अपनी तलवार को निकालकर उसे मारने लगता है और कहता है तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जैसे ही उसे मारने लगता है यंग मास्टर ल्यू आगे बढ़ता है, उसे कहता है ब्रदर जरा रुक जाओ, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसे जिंदा छोड़ दे, क्योंकि बाज दफा जिंदा रहना मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। वो उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है। तो यंग मास्टर ल्यू से कहता है मुझे लगता है कि इस जैसे एक बहुत बड़े जीनियस के लिए इस तरह इतनी आसानी के साथ मर जाना ये बहुत बड़ी डिसऑनर की बात होगी। तो मुझे लगता है कि इसको हमें जिंदा रखना चाहिए, लेकिन इसको जिंदा किसी ऐसे तरीके से रखना चाहिए ये खुद ही कहे कि काश मैं उस वक्त मर गया होता। वैसे भी इसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा हाई है, अगर हमने इसके साथ ये सब कुछ कर दिया तो उसके बाद हम सभी लोग काफी ज्यादा फेमस हो जाएंगे। यंग मास्टर लिन उसे कहता है तुम्हारी बात में काफी ज्यादा दम लगता है, मुझे लगता है कि हमें ऐसे ही करना चाहिए। साथ जो लड़की होती है उसे कहती है लेकिन तुम्हें क्या लगता है हम लोग इसे पास ऐसे जाने देंगे क्या, इसे ऐसे जाने देंगे और इससे हमें हमारा काम हो जाएगा। यंग मास्टर लिन उसे कहता है नहीं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते, पहले हम इसकी मेरिडियंस को बर्बाद करेंगे। जब हमने इसकी मेरिडियंस को बर्बाद कर दिया तो उसके बाद ये दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। बिना कल्टीवेशन के स्वर्ण मास्टर बाइली ये तो किसी काम का भी नहीं है। और यंग मास्टर लिन आगे बढ़ता है, जाकर बाइली के पेट में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उसके स्पिरिचुअल शी को सेटल कर देता है और उसे कहता है लो ये काम तो हो गया, इसके स्पिरिचुअल सी को सेटल कर दिया है, अब ये दोबारा कल्टीवेट कभी भी नहीं कर पाएगा, चाहे ये कोशिश भी कर ले तब भी ये दोबारा कल्टीवेट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक काम इंसान बन गया, अब ये कल्टीवेटर नहीं रहा। जबकि बेचारा बाइली मार खाने के बाद वहीं पर खून में लथपथ पड़ा होता है, जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। मास्टर लिन फिर से आगे बढ़ता है और जाकर उसके मुंह पे पर अपना पाँव रख लेता है और उसे कहता है यंग मास्टर ल्यू तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। फिर साथ ही वो स्वर्ण मास्टर बाइली से कहता है स्वर्ण मास्टर बाइली यही तुम्हें मिलेगा जब भी कभी तुम मुझसे पंगा लेने की कोशिश करोगे। तुमने मेरी इंसल्ट की, साथ ही तुमने मेरे साथ इस तरह बदतमीजी की। देखो जरा जहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे वेंजियन पवेलियन की बस इतनी ही औकात है, वो भी मेरे पाँव के नीचे। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद स्वर्ण मास्टर बाइली वहीं पर पड़ा पड़ा बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है और सामने देखता है तो उसके सामने हमारा जुंजी खड़ा होता है। जुंजी उसे कहता है तो शुक्र है कि तुम्हें होश आ ही गई। उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है स्वर्ण मास्टर लूजुन तुम तो अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं, लगा के तुम मर गए। हाथी उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है कहीं ये कोई इल्यूजन तो नहीं है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं भी अभी तक जिंदा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों ही मार चुके हैं। मैं जुंजी से कहता है बस भी करो, जिस इंसान को मैं बचाना चाहता हूँ उसे कोई भी मार नहीं सकता, तुम्हें वहाँ से बचाकर यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो यंग मास्टर सू भी वहीं पर होता है, वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है स्वर्ण मास्टर बाइली शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई। तो बाइली यंग मास्टर सू को देखकर भी काफी हैरान होता है और कहता है तुम भी यहाँ पर हो। वो उनसे कहता है क्या तुम दोनों मुझे यहाँ पर लेकर आए हो इस रूम में। तो जुंजी से कहता है हाँ मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, एक लंबी स्टोरी है, तो ठीक है मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि हमें तुम कैसे मिले थे। उसे सारी बात बता देता है तो वो उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि यंग मास्टर सू ने तुम्हें इस बारे में बताया। यंग मास्टर सू से कहता है हाँ मैंने इसको बताया था, स्वर्ण मास्टर लूजुन को मैंने तुम्हारे बारे में बताया कि तुम उनसे फाइट करने के लिए गए हो। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग टाइम के ऊपर वहाँ पर पहुंच गए थे और स्वर्ण मास्टर लूजुन के पास बहुत सारे ट्रेजर्स है जिनकी मदद से अभी तक हमने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। तो उन लोगों ने तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और साथ ही तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को भी शैटर कर दिया। वो उसे ये वाली बात करता है तो बाइली कोंगशेंग वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तो यंग मास्टर सू से हौसला देने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो हमारा जुंजी से वहीं पर रोक देता है और कहता है फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो, क्योंकि फिलहाल के लिए ये काफी ज्यादा उदास है। 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद स्वर्ण मास्टर बाइली ठीक हो चुका है और वो बाहर तलवार लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि वो एक आम इंसान बन चुका है, वो एक कल्टीवेटर नहीं रहा, इसी वजह से वो तलवार भी ठीक से उठा नहीं पा रहा होता है। वो कहता है उस कमीने यंग मास्टर ल्यू और उसके साथ यंग मास्टर लिन उन दोनों ने मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर दिया, उन दोनों ने मेरी मेडियंस को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर नहीं कर पा रहा। अगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर नहीं कर सकता तो उसका मतलब यह है कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर सकता, मैं
प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मैं तलवार को भी ठीक से नहीं उठा सकता। तुम्हारा जुंजी उसके पास आता है और उससे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है। उसे कहता है लॉर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम कम्प्लीटली हील हो जाओगे, उसके बाद हम बहुत सारे स्पिरिचुअल मटेरियल्स को लेंगे, उन स्पिरिचुअल मटेरियल्स को आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद उसके साथ हम लोग एक पिल बनाएंगे और उस पिल के साथ हम लोग तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को दोबारा से रिकवर करवा सकते हैं, तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को दोबारा से लाइव कर देंगे। उसके बाद तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो मुझे लगता है कि तुम दोबारा से ह्यूमनली राम के 6 लेवल तक पहुंच सकते हो या फिर 7th लेवल तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो, जब तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को दोबारा से रिक्रिएट किया जा रहा होगा। ये वाली बात सुनती बाइली बहुत ज्यादा हैरान भी होता है और खुश भी होता है। वो उसे कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। साथ ही वो सोच रहा होता है क्योंकि मैं एक लेवल 8 का पिल रिफाइनर हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी पिल बना सकता हूँ जिससे मैं इसके स्पिरिचुअल सी को दोबारा से रिकवर करवा सकूं। हमारा जुंजी बाइली से कहता है तो अब वक्त आ चुका है, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमें बदला लेने के लिए जाना पड़ेगा। उन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, पहले उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उसके बाद उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो मुझे इन दोनों चीजों का बदला लेना है। और इस बार जब मैं उनसे बदला लूंगा तो इस बार उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा, वो तीनों मेरे हाथ से नहीं बचेंगे। साथ ही हमारा जुंजी सोच रहा होता है लेकिन उनके पास काफी सारे ह्यूमनली ट्रेजर्स हैं जो कि उन्हें यहाँ से मिले हैं या फिर वो अपने साथ लेकर आए हैं। सारे ट्रेजर्स की मदद से वो स्वर्ड मास्टर बाइली को हरा पाए हैं क्योंकि बाइली के पास जो लाइट स्वर्ड थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। तो उनसे फाइट के दौरान इस बेचारे की तलवार भी टूट गई जिसकी वजह से अब इसका दिल भी टूट चुका है। और जिसका दिल टूटा होता है उसके दिल के अंदर से इनर डीमन निकल आता है और इनर डीमन ने अगर इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया तो इसे बुरा इंसान बनने से बचाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं इसकी मदद कर सकूं। हमारे जुंजी बाइली से कहता है बाइली जरा मेरी तरफ देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो हमारे जुंजी के पास 2 तलवारें थी, एक होली स्वर्ड थी और उसके साथ दूसरी ब्लैक होल स्वर्ड थी। जुंजी अपने पास से होली लाइट स्वर्ड को निकालता है और उसे बाइली को दे देता है और कहता है जरा इस स्वर्ड को चेक करो। वो कहता है जी क्या, ये तो बहुत ही स्पेशल स्वर्ड लग रही है। बाइली कहता है मैंने स्वर्ड को पहले भी देखा है, ये स्वर्ड पवेलियन के अंदर पड़ी हुई थी लेकिन ये तो टूटी हुई थी। अब देखो जरा ये तो कंप्लीट लग रही है और इसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। साथ ही हमारा जुंजी भी सोच रहा होता है कि ये वाली स्वर्ड में ज्यादा यूज नहीं करता क्योंकि मैं ज्यादातर ब्लैक होल स्वर्ड को यूज करता हूँ और मेरी स्टोरेज में ये पड़ी हुई है, तो क्यों ना इसको बाइली को दे दिया जाए और ये इसको यूज करे। इसके लिए ये तलवार बिल्कुल बेहतर रहेगी। तलवार को अपने हाथ में पकड़ने के बाद में एनर्जी को महसूस करता है और कहता है ये स्वर्ड तो काफी ज्यादा बेहतर है। साथ ही वो जुंजी से कहता है हमारी एंशिएंट बुक्स के अंदर मुझे लगता है कि इस तरह की एक स्वर्ड के बारे में रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं, कहीं ये वही बुक, कहीं ये वही लेजेंडरी स्वर्ड तो नहीं है। हमारा जुंजी से कहता है ये वाली स्वर्ड मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम वहाँ पर मेरा बदला लेने के लिए गए या फिर मुझे बचाने के लिए, जो भी वहाँ पर करने के लिए गए थे वो मेरे लिए गए थे, वजह से बदले में अब मैं तुम्हें ये वाली स्वर्ड दे रहा हूँ, ये तुम रख सकते हो। उसे कहता है लेकिन मैं इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये तो एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है, तुम्हें बताया ना कि ये कैंप्रो लेवल का वेपन है। जुंजी से कहता है ना करने की इतनी भी क्या जल्दी है, जरा इसको यूज करके तो देखो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ ही कंपेटेबल होगी। बाइली उस तलवार को हाथ में पकड़कर एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो एनर्जी को रिलीज करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो तलवार वाकई में उसके साथ बाइंड करना चाहती है। इसी के साथ ही स्वर्ड मास्टर बाइली उस तलवार के स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे सामने में तलवार दिखाई देती है। वो कहता है ये क्या चीज है, लगता है ये कोई स्पिरिचुअल राम है, वो भी इस तलवार का। वो उस तलवार का स्पिरिचुअल राम के अंदर जाता है तो वहाँ पर वो स्पिरिट बाहर निकलती है और उसे कहती है ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं यहाँ पर किसी और इंसान से भी मिलने वाली हूँ। क्या ऐसे तुम मेरे नए मास्टर हो, पिछले कई हजार साल तक स्वर्ड पॉइंट के अंदर इंतजार करने के बाद मुझे एक मास्टर मिला था और आज उस मास्टर ने तुम्हें इस तलवार को दे दिया, इसका मतलब यह है कि आज के बाद तुम मेरे नए मास्टर हो। बाइली उसे कहता है मुझे ये स्वर्ड जो मिली है क्या तुम इस स्वर्ड की स्पिरिट हो। स्वर्ड आगे बढ़ती है और बाइली से कहती है लगता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा, जैसे कि तुम्हारी तलवार टूटी और उसके साथ तुम्हारा दिल टूटा, बिल्कुल मेरी तरह जिस तरह मैं भी टूट चुकी हूँ। दोनों एक जैसे हैं तो लगता है कि हम दोनों की काफी अच्छी बनेगी। स्वर्ड उसे कहती है तो सबसे पहले शुरुआत अपने पास से करते हैं, क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर अपना पास दिखाऊं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कभी क्या हुआ करती थी। इसी के साथ ही हमारे बाइली को वो सारे सीन दिखाए जाते हैं जो हमारे जुंजी को भी दिखाए गए थे कि एक तरफ होली स्वर्ड होती है और दूसरी तरफ से ब्लैक होल स्वर्ड होती है। वो दोनों आपस में फाइट कर रही होती है। फाइट के दौरान होली स्वर्ड जो होती है वो फाइट को हार जाती है, उसकी स्वर्ड टूट जाती है जिसकी वजह से होली स्वर्ड को पीछे हटना पड़ता है और उसे धमकी देते वहाँ चली जाती है कि एक ना एक दिन मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी। इस तरह बाइली को भी पता चल जाता है तो बाइली यहाँ पर ये सारी हिस्ट्री देख लेता है। बाइली कहता है तो होली स्वर्ड जो थी ये टूट गई थी और उसके बाद अब हमारे जुंजी ने इस तलवार को दोबारा से जोड़कर मुझे दे दिया है और इसके अंदर एक स्पिरिट भी रहती है और एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। स्पिरिचुअल सी से बाहर निकलने के बाद हमारा जुंजी बाइली से कहता है तो मुझे बताओ कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। बाइली उसे कहता है मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे स्पिरिचुअल सी के शैटर होने के बाद मैं काफी ज्यादा उदास हो गया था और जिसकी वजह से कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, लेकिन तुमने अब मुझे एक नई आस उम्मीद दे दी है। इस नई उम्मीद के सहारे पे मुझे लगता है कि अब मैं दोबारा से कल्टीवेट कर पाऊंगा, अब मैं दोबारा से अपने स्पिरिचुअल सी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। स्वर्ड मास्टर बाइली हमारे जुंजी से कहता मुझे समझ आ गई कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते थे, अगर एक तलवार अपने टूटे हुए दिल को दोबारा से जोड़ सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं तो एक इंसान हूँ। जुंजी से कहता है चलो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि कम से कम तुम्हें इस बात की समझ तो आई। मास्टर बाइली कहता है तो मैं इस तलवार को यूज करके देखना चाहता हूँ। वो तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने ऑरोरा स्वर्ड इंटेंट को एक्टिवेट करता है। वो अपने स्वर्ड इंटेंट को एक्टिवेट करता है तो वहाँ जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, साथ ही वो ऊपर हवा में जंप कर जाता है। जब वो ऊपर हवा में जंप करता है तो उसके पीछे एक जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, एक एनर्जी वेव होती है। मास्टर बाइली काफी ज्यादा
खुश हो रहा था अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए। मास्टर सू कहता है जी क्या इसका स्पिरिचुअल सी तो शैटर हो चुका था, ये कल्टीवेटर नहीं था, फिर क्या इसने यहाँ पर कौन सा ब्रेक थ्रू किया है जिसकी वजह से कल्टीवेशन इसके पास वापस आ गई है। जुंजी से कहता है मुझे लगता है कि इसने न सिर्फ यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया है बल्कि ये तलवारबाजी के भी अगले लेवल तक पहुंच चुका है, ये स्वर्ड कल्टीवेशन में यूनिटी तक पहुंच चुका है। स्वॉर्ड मास्टर बायली जब ऊपर हवा में प्रैक्टिस कर रहा था, वो एनर्जी को रिलीज कर रहा था, उसी वक्त उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी सी तलवार अपीयर होती है। यंग मास्टर सू ये देखने के बाद माया जुंजी से कहता है यंग मास्टर लूजुन क्या ये भी नॉर्मल है, क्या वो वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा है जिसकी वजह से वो बड़ी सी तलवार उसके पीछे अपीयर हो रही है। तो माया जुंजी से कहता है नहीं, तो मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक और टॉम है, हम लोग ने एक और रेलिक साइड को ओपन कर दिया है। मुझे लगता है कि ये किसी स्वॉर्ड मास्टर की टॉम है जो कि इस स्वॉर्ड इंडेंट को रिलीज होने के बाद यहाँ पर अपीयर हुई है। लगता है कोई स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर बायली से बात करना चाहता है। वहाँ पर उस बड़ी सी तलवार के अपीयर होने के बाद उसके साथ एक मास्टर अपीयर होता है। वो मास्टर कहता है तो मुझे बताओ कि यहाँ पर किस इंसान ने इतने ज्यादा स्वॉर्ड इंडेंट को रिलीज किया है, देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतनी ज्यादा स्वॉर्ड रेजोनेंस किसने रिलीज की है। बायली उनके सामने झुकते हुए कहता है सीनियर प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने आपकी नींद को यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया हो। बुड्ढा मास्टर से कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सोल का बचा हुआ टुकड़ा हूँ। तलवारबाजी की मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन में मैं भी एक बार पीक के ऊपर पहुंचा था, मरने से पहले मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, क्योंकि तुमने यहाँ पर स्वॉर्ड इंडेंट को रिलीज करते हुए मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर दिया और साथ में मुझे जगा दिया है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट देकर जाऊँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 199 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 200 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वॉर्ड मास्टर बायली जब स्वॉर्ड इंडेंट को रिलीज कर रहा था तो वहीं पर एक स्वॉर्ड टॉम अपीयर होती है और उसके अंदर से एक मास्टर अपीयर होता है। मास्टर की सोल होती है और मास्टर की सोल बायली से कहती है तुमने जहाँ पर मुझे जगा दिया अपने स्वॉर्ड इंडेंट के साथ, जो देखकर मैं काफी हैरान हूँ, वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक तोहफा देने वाला हूँ। तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा उसे देने वाला है। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उस एनर्जी को बायली की बॉडी के अंदर एंटर करना स्टार्ट करता है। बायली वहाँ पर जोर जोर चिल्ला रहा था क्योंकि वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है। यंग मास्टर सू चिल्लाकर कहता अब हम लोग क्या करें, क्या हमें उसे जाकर बचाना चाहिए। ये उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर उस बुढ़े आदमी के अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है, वो वाकई में एक एक्सपर्ट हुआ करता था और अब वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को स्वॉर्ड मास्टर बायली को दे रहा है। यंग मास्टर सू कहता है क्या आप इस बुढ़े आदमी के बारे में कुछ जानते हैं, क्या आपको पता है कि ये बुढ़ा आदमी कौन है। चुंजी से कहता है मुझे लगता है कि ये भी बाकी के लोगों की तरह ही है, ये भी एक गार्डियन होगा इमॉर्टल स्टार सेक्टर का, लेकिन ये एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, एक ऐसा स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो कि हाफ एम्परर लेवल तक पहुंच चुका था तलवारबाजी में। ये दोनों नीचे खड़े ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पर वो बड़ी तलवार होती है और उस तलवार के साथ ही स्वॉर्ड एम्परर अपनी एनर्जी को बायली की बॉडी के अंदर एंटर कर रहा होता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है, नीचे से अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। चुंजी कहता है लगता है कि वो अपनी एल्डेंस की पावर को भी स्वॉर्ड मास्टर बायली को ट्रांसफर कर रहा है। कभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त वो तीनों इनके पीछे आकर अपीयर होते हैं। मास्टर लिन, यंग मास्टर लियो और उसके साथ उनके साथ जो तीसरी लड़की होती है वो तीनों ही वहाँ पर आते हैं और कहते हैं मास्टर लूजन तो तुम अभी तक जिंदा हो, लगता है कि तुम्हारा हमारे हाथों से दूसरी बार मरना भी लिखा हुआ है। जबकि हमारा चुंजी भी अपनी तलवार को निकाल लेता और कहता है मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम सभी लोगों को मरने की इतनी जल्दी है कि तुम सभी लोग खुद ही मेरे पास चले आओगे। मास्टर लियू आगे से हंसना शुरू कर देता है। हमारे जुंजी से कहता है जरा शांत हो जाओ, तुम में से किसी ने स्वॉर्ड मास्टर बायली कोंगशेंग को यहाँ पर देखा नहीं है, लगता है कि तुम लोगों ने उसे जरूर देखा होगा, अगर तुमने उसे देखा है तो फिर तुमने उसकी हालत को भी देखा होगा। मास्टर लिन भी हंस रहा होता है और उसे कहता है हमारा स्वॉर्ड मास्टर बायली अब बिल्कुल एक बेकार इंसान बन चुका है, अब वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, पहले तो वो बहुत ज्यादा एरोगेंटली हमारे साथ बिहेव कर रहा था और बहुत ज्यादा इग्नोरेंट था, फिर उसके बाद हमने उसके साथ क्या किया ये सब कुछ तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। जुंजी उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। जुंजी की स्ट्राइक पावरफुल होती है। यंग मास्टर लिन आगे बढ़कर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। यंग मास्टर सू कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ और वो भी जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, पर अपना जीथर निकालकर जीथर को बजाना स्टार्ट करता है क्योंकि वो एक म्यूजिशियन है, वो एक म्यूजिक कल्टीवेटर है। यंग मास्टर लियो उसके पास उसका जो जीथर देखता है वो कहता है इसके पास जो ट्यानलांग गोइकिन है इनकी 7 स्टार वैली का एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर है, ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है, ये वाला ट्रेजर मेरे हाथे लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही यंग मास्टर लियो चिल्लाकर अपनी लड़की दोस्त से कहता है फॉरेस्ट मुझे पता है कि तुम लाउड से फाइट करना चाहती थी, जाओ जाकर लूजन के साथ फाइट कर लो, कोई वहाँ पर सामने खड़ा है, जाओ जाकर उससे फाइट करो। उसे कहती है ठीक है मैं अभी जाती हूँ और वो अपनी तलवार लेकर उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो हमारा चुंजी अब उस लड़की के साथ फाइट कर रहा था, वो दोनों वहाँ पर सामने फाइट कर रहे होते हैं, जबकि यंग मास्टर लियो वहाँ पर पीछे खड़ा हो जाता है और पीछे खड़ा होकर कुछ मंत्र बोल रहा होता है। तरफ से यंग मास्टर लिन भी आगे बढ़ता और कहता है मैं भी यहाँ पर फाइट को ज्वाइन करने वाला हूँ। वो यंग मास्टर सू की तरफ आगे बढ़ता ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके। यंग मास्टर लियो की तरफ दिखाते हैं कि वहाँ पर खड़े होकर कुछ
शब्द बोल रहा होता है वो वहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है। मास्टर सू हमारे लिन जुनजी से कहता है स्वॉर्ड मास्टर लूजन, लगता है कि वहाँ पर वो कुछ कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। से कहता है मुझे लगता है कि वो यहाँ पर टाइम स्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, वो इन दोनों को हमसे फाइट करवा रहा है और बदले में वहाँ पर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे हमें मार सके। यंग मास्टर लिन जब जुनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो यंग मास्टर सू उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है यंग मास्टर लिन तुम्हें मुझसे फाइट करनी है क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। वो उसे कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे फाइट कर सको, मेरा ओपोनेंट तो स्वॉर्ड मास्टर लूजन है। लेकिन वो उसी वक्त अपने जीथर को बजाता है और जीथर के अंदर से जो तरंगे निकलती हैं वो काफी पावरफुल होती है। यंग मास्टर लिन भी उनसे पीछे की तरफ गिर जाता है। यंग मास्टर सू से कहता है टियानगोंग गुकिन, इसके म्यूजिक के साथ तो मैं किसी को भी आसानी से मार सकता हूँ, तुम्हें भी आसानी से मार सकता हूँ, क्या तुम इसको ट्राई करना चाहोगे? ये लोग यहाँ पर अपनी फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारा जुनजी उस लड़की के साथ फाइट कर रहा था। जुनजी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ अटैक करता है तो लड़की जंप करते हुए ऊपर से अटैक करती है। जुनजी उसे कहता है तुम यहाँ पर मेरे पर अपर हैंड तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह अटैक करके मुझे हरा सकती हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो लड़की उसे कहती है तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक देखा नहीं है कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ट्रू फॉर्म दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करती है, अपने ब्लड बीस्ट मूड में चली जाती है। ब्लड बीस्ट मूड में जाती है तो अपनी ब्लड बीस्ट स्ट्राइक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाती है। हमारा जुनजी कहता है मुझे इस टेक्निक के बारे में पता है कि तुम लोग यहाँ पर इस टेक्निक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हो। ये एक ब्लड लाइन की टेक्निक है जिसे ब्लड बीस्ट टेक्निक कहा जाता है। सामने से जब वो लड़की ब्लड बीस्ट टेक्निक को यूज करती है तो उसकी टेक्निक में एनर्जी स्ट्राइक जो होती है काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा जुनजी भी अपनी माउंटेन फॉल टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। उसकी स्लैश बहुत ज्यादा पावरफुल होती है जिससे वो सामने से उसकी ब्लड बीस्ट टेक्निक की स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो लड़की पीछे ग्राउंड के ऊपर गिरती है। उसके ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद हमारा जुनजी उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, मुझे तो लगा था कि तुम इससे ज्यादा कर सकती हो। जब हमारा जुनजी उस लड़की से खड़े होकर उसके सामने बात कर रहा था उसी वक्त उसके पीछे से मास्टर लियो निकलता है। यंग मास्टर लियो वहाँ पर उसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन वहीं पर खड़े खड़े वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एनर्जी से बने हुए बड़े बड़े दो हाथ बना लेता है और साथ ही वहाँ पर एक केज बन जाता है एक जाल की तरह का। मास्टर सू कहता है जी यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे इर्द गिर्द एक ट्रैप कहाँ से आ गया, ये तो एक जाल है। हमारे जुनजी से कहता है मुझे इसके बारे में पता है। जुनजी यंग मास्टर लियो से कहता है मुझे ये बात तो पता थी कि तुम इस लड़की को मुझसे फाइट करवाकर यहाँ पर टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या तुम यहाँ पर इस स्पेल को यूज करने की कोशिश कर रहे थे? ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए तुमने यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम लिया। हमारा जुनजी इसमें बताता है कि इसे क्या कहते हैं। वो कहता है इस टेक्निक को हॉलो स्पिरिट नेट कहा जाता है। हॉलो स्पिरिट नेट की मदद से किसी भी स्पेस को सील कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर किसी को भी सील कर दे, यहाँ तक कि निर्वाणा राम का एक्सपर्ट भी इस नेट के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस नेट के अंदर बंद करने के बाद इस नेट के अंदर दो स्पेशल हाथ निकलते हैं जिनको हम लोग डिसाइड हैंड कहते हैं। डिसाइड हैंड की मदद से इस ट्रैप के अंदर ट्रैप होने वाले किसी भी इंसान की जान बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यंग मास्टर लियो अपने बड़े से डिसाइड हैंड को फिर से आगे की तरफ बढ़ाता है और उसे कहता है अच्छा तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें इस टेक्निक के बारे में पहले से पता है, तुम्हें मेरे इस मैजिक स्पेल के बारे में पता है, फिर भी तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे ट्रेजर्स मैं ले लूंगा। जबकि हमारा जुनजी आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा जो बेवकूफ प्लान यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर डिसाइड हैंड को यूज करने वाले और इस नेट वाली टेक्निक को यूज करने वाले हो, तुम्हें पहले यहाँ पर रोक सकता था। उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें इस टेक्निक के बारे में पहले से पता है। इसी के साथ ही वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते हुए वहीं पर रोक देता है। जब यंग मास्टर लियो का हाथ वहीं पर रुक जाता है तो यंग मास्टर लिन चलाकर उसे कहता है बेवकूफ जी तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से अपने डिसाइड हैंड को यूज करो और अपने हॉलो स्पिरिट नेट को यूज करो, तुमने इसे रोक क्यों दिया, इसे जल्दी से मार डालो। इसी के साथ यंग मास्टर लियो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये क्या हुआ, मेरा कनेक्शन टूट रहा है, डिसाइड हैंड के साथ मेरा कनेक्शन जो था वो टूट गया है, लगता है कि अब मैं इसको और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। जुनजी से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर तुम ही एक अकेले ऐसे हो जो कि मैजिक वेपन्स को एक्टिवेट कर सकते हो, मुझे भी मैजिक वेपन्स को एक्टिवेट करना आता है। साथ ही हमारा जुनजी में बताता है कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने हीवनली डान पैलेस वालों के साथ बहुत ज्यादा फाइट की थी, मैं रिपीटेडली उनके साथ फाइटिंग में रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे इसकी काफी ज्यादा कमजोरियों के बारे में पता है। मुझे ये भी पता है कि हीवनली वेपन्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। यंग मास्टर लियो भी चिल्लाकर उसे कहता है ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही हमारा जुनजी वहीं पर खड़े खड़े होकर वो स्पेशल मंत्र बोलता है जो मंत्र उसने वहां पर बोला था, जिस मंत्र को यूज करते हुए उसने डिसाइड हैंड को यूज किया था। तो हमारा जुनजी वहीं पर खड़े होकर स्पेशल मंत्र को बोलता है। जब वो वहां पर स्पेशल मंत्र को बोलता है तो एक स्पेशल रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। तो यंग मास्टर लियो चिल्लाकर उससे कहता है तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, तुम्हारे पास जितनी स्पिरिचुअल पावर है इतनी स्पिरिचुअल पावर के साथ तुम सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाओगे। वो प्रेशर पा रहा था और वो नीचे की तरफ झुक रहे होते हैं। तो यंग मास्टर लिन कहता है स्वॉर्ड मास्टर लूजन, लगता है कि तुम एक बात को भूल रहे हो कि तुम यहाँ पर 2 लोग और हम 3 लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ पर फायर टू डेथ करें, हम लोग यहाँ पर अपनी जी जान लगा दे तो हम लोग बड़ी आसानी से तुम्हें मार सकते हैं। चाहे तुम लोग यहाँ पर कोई भी रे फॉर्मेशन को क्यों ना एक्टिवेट कर लो, तुम लोग यहाँ पर हमसे बच नहीं पाओगे, हम 3 लोग हैं। हमारा जुनजी उन तीनों से कहता है लगता है कि तुम लोगों की आंखें खराब है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग हैं, हम 2 नहीं है बल्कि हम 3 लोग हैं। इस वक्त वो बड़ी सी तलवार उनके पीछे आकर गिरती है, वो एनर्जी से बनी हुई बड़ी तलवार। उस बड़ी सी तलवार के पीछे से हमारा स्वर्ण मास्टर बाइली बाहर निकलता है और उनसे कहता है सभी लोग यहाँ पर दोबारा मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो लगता है कि मेरा
बदला यहीं पर पूरा हो जाएगा। मास्टर लिन जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है, ये तो बाइली क्वांगशेंग है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक कैसे हो गया। बाइली भी अपने पास से अपनी तलवार को निकालता है। इस बार उसके पास होली स्वर्ड होती है। वो होली स्वर्ड को यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। वो उनसे कहता है, तो तुम सभी लोग यहाँ पर मरने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बाइली की जो स्वर्ड की स्ट्राइक होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। यंग मास्टर लियो हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, बाइली जी तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझसे हार चुके हो। मैंने तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को शैटर किया था। तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करके हमें डराना चाहते हो। मास्टर लिन अपनी तलवार को सामने करते हुए बाइली के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है, मास्टर लूजन, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास एक और लूजर आ गया है। स्पिरिचुअल सी शैटर हो चुका है और ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। इसके यहाँ पर आने से रिजल्ट चेंज नहीं होने वाले। तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। कि हमारा बाइली अपने दोनों दोस्तों से कहता है, तुम लोगों ने यहाँ पर काफी सारी फाइट कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग साइड के ऊपर बैठ कर बस शो को एंजॉय करो। अब यहाँ पर इन सभी लोगों को मैं खुद ही संभाल लूंगा। इसी के साथ ही बाइली अपनी तलवार लेकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यंग मास्टर लियो अभी भी हंस रहा होता है और उसे कहता है, क्या तुम अपनी आखिरी बार की डिफीट को हाथ भूल चुके हो? तुम भूल चुके हो कि हमने तुम्हारे साथ कितनी बुरा किया था। हमने तुम्हारे मुंह पे ऊपर पाँव रखा था और साथ ही हमने तुम्हें ह्यूमिलिएट किया और साथ ही हमने तुम्हें तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को शैटर किया था। हम एक बार कर सकते हैं तो हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं। यंग मास्टर लिन यहाँ पर अपने स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम मायरेट स्केलेटन शैडोज होता है। उसके पास से काफी सारी खोपड़ियां निकलती हैं। ऊपर बाइली के ऊपर अटैक करने के लिए इनको भेज देता है। जबकि हमारा बाइली उन लोगों से कहता है, लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बात सोच रखी है कि मैं एक बार हारा हूँ तो मैं दोबारा भी यहाँ पर हारने वाला हूँ। इस बार मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तो वो वहाँ पर जब अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अटैक करता है तो वो तीनों ही उड़ते हुए पीछे जाकर गिरते हैं। मास्टर लिन तो उसके मुंह के अंदर से तो ब्लड निकल रहा था, वो काफी जख्मी हो जाता है। तो ल्यू कहता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? इसका स्पिरिचुअल सी दोबारा से ठीक कैसे हो गया? उसके पास स्पिरिचुअल पावर पहले से भी ज्यादा हो गई है। स्वॉर्ड मास्टर बाइली उन लोगों से कहता है, आज मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि मुझे गुस्सा दिलाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बाइली फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो वो स्ट्राइक सामने की तरफ निकलती है। यंग मास्टर ल्यू के बाजू के अंदर से गुजर जाती है और उसका बाजू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। वहाँ से ल्यू और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद से इसके स्पिरिचुअल सी को डिस्ट्रॉय किया था, फिर ये दोबारा से ठीक कैसे हो गया है? पर मास्टर बाइली उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है, साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। उसमें उन लोगों से कहता है, आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। आज यहाँ पर तुम सभी लोगों का फैसला होने वाला है। मेरे साथ जो कुछ भी किया था, अब मैं उस सबका तुमसे बदला लेने वाला हूँ। पर हम लोग अपनी एपिसोड 200 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।